Good evening, everybody. This is Faizi Rahman from Center for Training and Academic Guidance. आप लोग सब लोगों को मैं इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। थोड़ा सा हम लोग जो है आउटलाइन एक बता देते हैं आपको कि क्या किस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को करेंगे, क्या-क्या चीजें इसके अंदर होंगी और उसके बाद फिर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे विदाउट लूजिंग मच मोर टाइम। तो इसका जो आउटलाइन होगा वो इस तरीके का होगा। आई विल बिगिन विथ अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये है क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद से आप लोगों को हम हमारे जो चीफ गेस्ट हैं एंड गेस्ट हैं उन लोगों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, तारुफ देंगे एंड उसके बाद से हम लोग सेशन को वन बाय वन बिगिन करेंगे। जो अभी का हमारे पास प्लान है अफसर, अब मैं कंफर्म कर रहा हूँ, वो ये है कि नुसरत मैम की स्पीच होगी पहले, उसके Exactly. बाद डॉक्टर अफ्तार की स्पीच होगी एंड देन यू विल से फ्यू वर्ड्स एंड बच्चों का क्वेश्चन आंसर आप टेकअप करेंगे एंड बिल्कुल। इस तरीके से ये सेशन हम लोगों का चलेगा। तो लेट मी बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज जो है वो मैं प्योरली इंग्लिश नहीं रखूंगा, कंसिडरिंग कि हमारा जो क्राउड है, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे माइट नॉट बी कंप्लीटली कंफर्टेबल, पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं होंगे, कहीं हो सकता है अंग्रेजी में, तो मैं हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्सचर रखूंगा, तो प्लीज डोंट माइंड दैट। तो सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस की बात करें अगर, Faizi bhai, sorry to interrupt. We are getting some messages that some people you are not audible. You can also check the chat as well. हाँ वही, वो दो लोगों का मैसेज आया था कि मैं ऑडिबल नहीं हूँ, अभी एक बार Ask जरा कंफर्म कीजिए, वो if you are पास्ट not मैसेज। able if you are not able to hear, I'm requesting you to please log out and log in again. चेक योर ओन ऑडियो अगर आपका दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाकी लोगों को मीटिंग में जो है आवाज आ रही है, तो आपके अपने ऑडियो डिवाइसेस भी हो सकते हैं जो शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एक बार उसको चेक कीजिए। ठीक है, ओके। सो लेट अस बिगिन। जहां तक हम लोग बात करेंगे सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस की, तो सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस जो है ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि एक नेशनल लेवल एनजीओ है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है, 2008 एस्टेब्लिश्ड एनजीओ है, विजन 2026 के अम्ब्रेला के अंडर काम करता है। कई सारे सेक्टर्स में एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, आपका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हुआ, लाइवलीहुड हुआ। तो उसमें से जैसे मैंने एक बताया, एक सेक्टर हमारा है एजुकेशन, और एजुकेशन के अंदर अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज हैं। उस एक्टिविटी में एक एक्टिविटी है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। वी ऑल नो, आई थिंक अफसार भाई ऑल्सो नोज एंड एवरीबडी, मोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स नो कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर करियर गाइडेंस की जो हालत है वो बिल्कुल खराब है। खराब इन द सेंस कि बहुत कम लोगों को अलग अलग करियर्स के बारे में पता होता है और इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड बीइंग एन एनजीओ, स्पेशली हम लोग चूंकि उन तबकों को टारगेट करते हैं, उन सेक्शंस को टारगेट करते हैं विच कम फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स, सोशियो इकोनॉमिकली, सोशली हो या इकोनॉमिकली हो, या जिस तरीके से भी मार्जिनलाइज्ड हो, तो उनके अंदर तो अवेयरनेस अलग अलग कोर्सेज की, अलग अलग करियर्स की और ज्यादा कम है। तो इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग करियर के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, कोर्सेज और इस तरीके की एजुकेशन के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, उनको काइंडली जो है हम लोग उन तक पहुंचाएं और वहां तक ये बातें पहुंचे ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें और सक्सीड कर सकें, आगे बढ़ सकें और एक इक्विटेबल और मोर जस्ट सोसाइटी हमारी जो है वो एक तरीके से बने। तो ये एम जो है हम लोगों का है। अब बात करेंगे हम लोगों की एक्टिविटीज की, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस की। तो हमारी एक्टिविटीज जो है अलग अलग तबकों के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप, हमारा सोशल मीडिया है सी टैग गाइडेंस, या हमारी वेबसाइट है ctag.in। तीनों अलग अलग जो मीडियम्स हैं, इन मीडियम से स्टूडेंट हमें कनेक्ट करके अपने कोई भी एजुकेशन रिलेटेड डाउट, कौन सा कोर्स कहाँ होता है, इसमें किसी कोर्स की फीस कितनी है, या फिर अगर उनको इस तरीके का कंफ्यूजन है कि ये कोर्स मेरे लिए बेहतर होगा कि नहीं होगा आगे फ्यूचर के लिए, किसी पर्टिकुलर कोर्स में क्या आगे चल के फ्यूचर होगा, आगे चल के एवरग्रीन करियर्स कौन कौन से होंगे, या फिर कौन से करियर्स ऐसे हैं जो आगे जाना चाहिए। तो किसी भी तरीके की इंडिविजुअल क्वेरी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, वो बच्चा हमें डायरेक्टली रीच आउट करके पूछ सकता है, पता कर सकता है हमारे तीनों मीडियम्स के जरिए से, हमारी वेबसाइट हो या फिर हमारा सोशल मीडिया हो या फिर हमारी जो हमने जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है वो व्हाट्सएप नंबर के जरिए से। तो ये सर्विसेज जो हैं इंडिविजुअल सर्विसेज हैं। सिमिलरली इस तरीके के हम लोग अवेयरनेस सेशंस टाइम एंड अगेन कराते हैं, अलग अलग स्कूलों के साथ कोलैबोरेट करके,
कुछ कभी कभी हम लोग कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ भी टाई अप करके इस तरीके के अवेयरनेस सेशंस कराते हैं। तो इफ यू आर समबडी हु इज कनेक्टेड टू ए यूनिवर्सिटी, कनेक्टेड टू ए कॉलेज, आप लोग चाहते हैं कि आपके यहाँ भी हम लोग करियर अवेयरनेस सेशंस करें, बच्चों के साथ जो है इस तरीके का काम करें, तो वी कैन सर्टेनली लिंक एंड लाइन अप ए सेशन विथ योर स्टूडेंट्स एज वेल। तो इस तरीके की सर्विसेज आप भी अवेल कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है जो हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, ओवर टाइम वर्किंग इन करियर गाइडेंस वी रियलाइज्ड कि हम लोग सारा काम नहीं कर सकते हैं। वी नीड ए ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग कम्युनिटी लेवल पे जिनको कि हम ट्रेन कर सकें और जो अपने अपने इलाकों में करियर गाइडेंस का काम कर सकें। वी सिंपली डोंट हैव द नंबर्स। किसी एक एनजीओ से, किसी एक टीम से इट कैंट बी पॉसिबल कि वो सारी जगह के करियर गाइडेंस के नीड्स जो है कंप्लीट कर देंगे। वी नीड करियर गाइड्स, वी नीड करियर मेंटर्स इन लैक्स। हम लोगों को 1-2 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 15 नहीं चाहिए, वी नीड देम इन लैक्स। तो उसको करने के लिए, उस जरूरत को पूरी करने के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, टीचर हो या अगर साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है, करियर गाइडेंस का बैकग्राउंड है और वो चाहते हैं कि अपनी लोकेलिटी में, अपने इलाके में करियर गाइडेंस का काम करें, दे आर मोर देन वेलकम to join, and they are more than welcome to get trained by us so that they can do at least a basic awareness work in their own capacity, in their own communities. इसके बाद आगे वो चीजों को लेके जा सकते हैं। एक पूरा हमारा फ्रेमवर्क है, टाइमलाइन है, एक पाथवे है जिसके जरिए से वो आगे चल के फुल फ्लेज्ड करियर काउंसलर भी बन सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, एनसीएस अप्रूव्ड करियर काउंसलर बन सकते हैं इफ दे वांट टू। अदरवाइज अगर उनको करियर अवेयरनेस का काम ही करना है तो करियर अवेयरनेस का काम भी वो कर सकते हैं अपने ग्रासरूट लेवल पे। दैट विल बी मोर देन हैंडी वर्क, हैंडी हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स इन देयर कम्युनिटीज। इसके अलावा कुछ इस तरीके की सर्विसेज हैं हमारी, जैसे कि हम न्यूज लेटर पब्लिश करते हैं, अपना वॉलपेपर पब्लिश करते हैं, इसके अंदर एडमिशन के अलर्ट्स होते हैं, स्कॉलरशिप के अलर्ट्स होते हैं। इस तरीके की चीजें हम लोगों की टाइम एंड अगेन फोर्टनाइट में, हर एक फोर्टनाइट में एक इस तरीके के अपडेट्स आते हैं जो बच्चों के लिए, काउंसलर्स के लिए, टीचर्स के लिए, सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे ctag.in। इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी इन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। उसमें अभी के जो एक्टिव स्कॉलरशिप्स हैं या फिर अभी जहाँ पे एडमिशंस हो रहे हैं उसके अलर्ट्स, या फिर कुछ बढ़िया सक्सेस स्टोरीज जिससे बच्चे पढ़ के मोटिवेट हो सकें, कुछ इस तरीके का आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जो होती हैं, वो उस तरीके की चीजें हमारी टाइम एंड अगेन निकल के आती हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस का, और इससे ज्यादा मैं वक्त नहीं लूंगा। अभी हमारी जो चीफ गेस्ट हैं वो भी नुजरत मैम, अफसर एक बार कंफर्म कीजिएगा मैम आ गई हैं? Okay, let me ask her. And could you please throw some light about the livelihood which you have just mentioned, that you are also providing livelihood, so that participant can get to know about that thing as well? जी जी बिल्कुल। हम लोगों के लाइवलीहुड के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर कोई चाहता है कि अपने बिजनेसेस वगैरह कुछ रन करे, कुछ एंटरप्रेन्योरियल आइडिया है उनका, सो दे कैन सेंड दोस प्रोजेक्ट्स टू अस। वी फिजिबिलिटी एनालिसिस वगैरह हम लोग करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। इफ वी फील लाइक दैट प्रोजेक्ट कैन बी फिजिबल, देन हम उसको सपोर्ट करते हैं। वन टाइम सपोर्ट भी कर सकते हैं या उसके आगे भी सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट द पर्सन एंड द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। एक बार जो है वंस दे स्टार्ट टू बी अपना प्रोडक्ट वगैरह या जो भी उन्होंने सोचा है वो चलने लग जाए, एक बार जो है वो ऑन द फीट आ जाए, तो उसके बाद हैंड होल्डिंग जो है हमारी थोड़ी सी हम कम कर देते हैं, बट इनिशियली जो है हम हैंड होल्ड करते हैं। एंड तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, अगर किसी के पास दिमाग में आइडिया है, कुछ है, अगर कोई उस तरीके का है जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो, हमारे पैरामीटर्स में अगर आ रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि वो लोग हम लोगों को कनेक्ट करें। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की वेबसाइट के थ्रू से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या दे कैन सेंड सीटैग के जरिए से भी, जो है जो हमारा व्हाट्सएप नंबर या हमारा वेबसाइट है या ईमेल है, उसके जरिए से भी वो लोग अपने बारे में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली फॉरवर्ड देयर केसेस टू आवर कंसर्न डिपार्टमेंट। Thank you so much. Ma'am is joining. ओके, तो मैंने सेशन का ब्रेकअप बता दिया है। सीटैग का एक मुख्तसर सा, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। तो अगर आप बोलेंगे अफसर, तो अभी हम मैम को भी और अपने स्पीकर्स को जरा इंट्रोड्यूस कर देंगे, या फिर अगर आप बोलेंगे तो मैं वेट भी कर लूंगा 1 आधे मिनट के लिए। हाँ, ma'am is joining. Please wait for 1 minute.
हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। तब तक के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा सेशन के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी ईमेल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस गए हैं, ये सेशन जो होगा हमारा, ये एक वेबिनार है लॉ एज ए करियर एंड लॉ के अंदर जो अलग नेशनल लेवल के डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनके ऊपर। लॉ एज ए करियर में अब हमारे अंदर कम्युनिटी के अंदर और स्पेशली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में कई सारे स्टीरियोटाइप्स हैं कि भाई क्या सही करियर है या नहीं है। इन सब चीजों को हम लोग जो है एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और जो अलग अलग एग्जामिनेशंस हैं, जैसे क्लैट हो गया, फिर आईलेट का एग्जाम हुआ, जामिया का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, और इस तरीके की और कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी वगैरह, इस सब को हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करके उम्मीद ये होगी कि आपको जो हमारे स्पीकर्स हैं उनके एक्सटेंसिव नॉलेज से काफी फायदा पहुंचे, काफी हेल्प पहुंचे, और आप लोग जो है इससे फायदा उठाएं, आगे अपने करियर्स में सक्सीड करें। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कम्युनिकेशन भेजा है, कम्युनिकेशन ये भेजा है कि Faiz bhai, sorry to interrupt. Ma'am has हाँ हाँ, joined. Kindly unmute her. अच्छा, ओके, शी इज ऑन म्यूट। Yeah, ओके yeah. ओके ओके ओके, लेट मी जस्ट अनम्यूट हर। So as we our participants already can see, ma'am has joined our chief guest. So let me just begin with a short introduction of ma'am. I don't know if I can really do justice to her I think, achievements. yeah, you can just briefly talk about and Okay. let it leave. Now, Right, students are very smart. They can themselves know if they want to know somebody. right. So Professor Dr. Nuzhat Parveen, she is a professor of law at the Faculty of Law, Jamia Millia Islamia. She has been a former dean in Faculty of Law at the same university. She has worked on several projects. One of her outstanding projects, which were presented in the Indian Parliament in 2014, was a study of discriminatory and delegatory practices against women. She has written several books. To name a few, this is Women and Child Related Law, then Women and the Law, Child, and she was also a keynote speaker at the Academic International Conference, I think it was 7th, in the Harvard University in 2017. And she has also been a resource person to Lok Sabha TV in Zee TV. And she has also served, I think, as academic and executive council member in different renowned universities, and has more than 50 publications in different international and international journals. So that's a very short summary of ma'am's achievements in the field of law. It is a great pleasure, ma'am, for us to welcome you today on behalf of CTAG. I'm sure the students connected to us in the meeting, as well as the parents and teachers who are here with us, will benefit greatly from your expertise. आपकी expertise और experience से I'm pretty sure कि उनको काफी फायदा पहुंचेगा. With this, I welcome you and thank you for joining us. I request you to kindly take over the mic and begin the session. Thank you. First of all, I congratulate the organizers for taking this great initiative. I mean, it becomes our duty in the society to do some pro bono work. And when Afsar called me, I felt privileged that I have, at least with this medium, I can be of help to the students who are sitting at different places and who are not able to avail very many opportunities. So first of all, I congratulate the students also that they got this opportunity through this medium. And you are calling it as, I mean, this particular platform which the students or which these younger ones have created is, I think, is a very, very good initiative and gesture towards sending the information to larger number of masses. And I'll say thanks to the technology also, though we got accustomed or we got used to, हमें ज़्यादा आदत पड़ी इसकी कोविड की वजह से, स्पेशली हमारे जो एज के लोग होते हैं वो थोड़ा घबराते थे टेक्नोलॉजी की चीज़ों को यूज़ करने से। और अभी भी कोई लेक्चर देने को कहता है तो हमें फिजिकली अच्छा लगता है कि फेस टू फेस होना चाहिए, सामने लोग होना चाहिए। और एज ए टीचर आदत पड़ी हुई होती, जो अटेंशन नहीं दे रहा उसे उठा के खड़ा कर दो या उसको क्लास से बाहर निकाल दो। बट एनीवेज, नाउ आई ऑल्सो फील कि कई बार जो चीज़ हम नहीं कर सकते अदरवाइज इतनी आसानी से,
नौकरी भी है यहाँ दिल्ली में और कभी कभी छुट्टियां भी मिलती हैं, मगर इससे ज्यादा काम कर सकते हैं अगर ये वाला मौका मिलता है, वी गेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट थ्रू द मीडियम ऑफ टेक्नोलॉजी. So I'll once again, congratulate student as well as to you to take this initiative, and thank you to make me part of it. Now, if we talk of the students, can we not see the students, or do we have an option to look at the participants? Sure, ma'am. Let me just. Yeah, I would just like to see the faces. Let me stop the screen sharing. Yeah. Okay. So while we think of law, and law as a career, and law as a right career, which is a very difficult decision actually to take. But nowadays it is not that difficult. In our times, what was the scenario? Like, for example, I myself, or in fact, if you talk of large number of people of our age, घर वाले used to say कुछ medical करो, engineering करो, ये law वगैरह क्या करना होता है, ये तो बेकार का चीज है. So if you are not selected for some good course, then sometime people used to take law. In law class at that time, which was a 3-year law course, most of the people were the people who were in a way not as such wanting to do law, but कुछ नहीं कर रहे हैं तो चलिए law कर लीजिए. There were very few people who were purposely doing law. But then nowadays, when we have 5-year law course in most of the law colleges, law schools, now in fact national law universities जो अफसर पढ़े हैं और भी बहुत सारी हैं, so they have only 5-year law generally. But traditional universities who were having 3-year law course, they have started switching over to 5-year law course. अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया इस साल. जामिया में हम लोगों ने 2002 में शुरू करा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी समटाइम 2004-5, BHU में भी ऐसे ही शुरू हुआ. तो अभी सब जगह 5-year course है. So what I mean about this is, once you enter into a course which is a 5-year course, so it is, you are entering into that course while you are a student, younger fellow, maybe a teenager, 17, 18-year-old boy or girl. And by the time you be in that course for that big 5-year, which is a very prestigious and a prime time of your life, and then you pass out by the time you are 22, 23, or sometime 24. So if you have given that good prime period of your life in a particular course, now you don't have any option to do any other thing else. पहले क्या होता था, MA कर लिया, फिर लॉ कर लिया, फिर से अगर MA के बाद PhD में दाखला मिल गया तो PhD कर ली. But now there is nothing like that. So I feel, and what I have myself noticed and observed in these 15, 20 years, or past 20 years now, more than 20 years, my career is 35 years, but the first 15 years were 3-year law teaching. And then now from 2001 and 2, when we started law and we saw these students, they are very committed. They are very, very, very hardworking, very committed. From their first year, they start giving a feeling as if they are associated with the law profession. Also, thanks to the way we teach law nowadays, the clinical courses, practical training courses, they're not taught only in the class, that they just come study law of torts and constitutional law and contract act and go away writing an exam at the end of it, 100 marks se imtihan likha, pass fail. Now we have the trimester system, assignments, 3-4 times exams in a year. And then ultimately the thing for which a student look for and they are always waiting, and that is their internships, isn't it? तो मैं जो बच्चे ने नहीं दाखला लिया है उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आपके कोर्सेज जो 5-year कोर्सेज है, एक तो जब आप दाखला लेते हो आप कमिटेड हो जाते हो, क्योंकि अब आप अपने 5 साल इसमें देने वाले हो. उसके बाद कहाँ फिर आप 23 साल के होने के बाद थोड़ी ना फिर से कोई ग्रेजुएशन करोगे या कुछ और चुनोगे. तो आपको, और दूसरा जो कोर्सेज हैं, जो इनका पढ़ाने का तरीका है, उसमें फर्स्ट ईयर से ही हम आपको पढ़ाने के साथ साथ लॉयर बना देते हैं. आपसे मूट कोर्ट्स करवाते हैं, विच इज ए सिमुलेशन प्रैक्टिस ऑफ ए कोर्ट लुक अलाइक room which every faculty have, जहां आप practice करते हैं, जहां moots करते हैं, where you're skilled with regard to talking on. It's not debate. Please mind it. A mooting is not a debate, because though we have arguments and counter argument, but it's not a debate, because there you made to learn the court etiquettes also, the skills of how to behave in a court, mannerism, dressing,
the gestures. I was telling you that the beauty of these 5-year courses is not only the classroom teaching, but from the first year itself, giving you a feel of a practical part and practically wearing the dress. When you are in a dress, in a particular uniform, you yourself start having that feel, which was not there in the earlier times. So when you wear that black and white dress, you have all the opportunity to stand in a moot court. And then at the end of the semester, each semester end, you go to the court practically for the internship, which are allocated to you from the university. And when you go to the court premises, then another feeling comes into you of the professionalism, of the behavior you see, the way the lawyers work, and sometimes they assign you some work also to make some drafting, to do something. So for all that, you have a very very great feeling, because अगर आप एक बार कोई यूनिफॉर्म ले लेते हैं तो आपको फिर अपने उसकी फीलिंग आना शुरू हो जाती है. तो law nowadays is a very very important career. It's a very though from the very beginning, if we look at the history, most of the political leaders across the world, not only in India also, think of Gandhi ji, think of Nehru ji, they all are barristers, lawyers, taking their, then you go to look at America, Obama ko पूछो तो उसने भी law पढ़ा है, right? अगर आप think of any big leaders, and they are the law graduates. So law is always a very noble and very 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 good profession. And there are lots of, nowadays it has become, earlier you see somebody is a lawyer, there was two very broad options the law graduates can get for the professionalism. Either they can be advocates and lawyers, or they can be judges. But my dear student, today that is not the scenario. Today the law has numerous changes which have been witnessed, and law as a career has been considered now the most prestigious and noble profession. It's from time immemorial, but today it is much more so. In fact, studying law and taking the real knowledge of the law, those people who have very wide knowledge and they have done very much, good studies in the class, they prefer to become not judges. There also is a great turn. I remember in our time, the intelligent students, those who were really serious in law students, they used to feel hame judiciary karna hai, and they were selected also for judiciary. But today I notice the just reverse thing. Those who are very good, they go for corporate lawyering. Because it's a very wide perspective, or you can say the horizon of practice, or the exposure in the practice they feel is much wider as compared to the judiciary, where you have a limited scope to grow. In fact, I can give you an example of one of my students who was a Delhi judiciary topper, Bharat Chugh. You can Google his name. And though he was not in the classroom, he was a very mediocre student. But in Delhi judiciary, he cleared in first attempt and simultaneously topped Delhi judiciary. And after 1 or 2 years, we saw Bharat has left judiciary. It was a news in Delhi Judicial Services. Bharat Chugh has left. But why he has left? He said, we asked him, Bharat, why? It was a very proud thing for us. He was a topper of Delhi Judiciary. Actually, Delhi Judiciary is a little more tough as compared to other judicial services. But he said, ma'am, I have much more growth when I create my own law firm. And that is what he did. He had his own law firm, and he is doing wonderfully well. He have people who just love to work with Bharat as intern, and he does not have place for all of them. So a career in law, and when we say a famous quote, sky has no limits. Actually, it fits perfectly with when we talk of career in law, because it's actually undoubtedly limitless. And job opportunities for the law graduates are on a constant rise. You think of any field, and the law is required. So there are great job opportunities for the law graduate. You cannot just think of, or you just cannot confine yourself to some few domains and explore. But there are lots of exploration. Here today, I will just, apart from, what are the various tests which are taken,
You have some, one thing is CLAT. I think CLAT, etc. You can tell them, I mean, your organization. Let me just quickly talk about some prominent and lucrative career options in law so that people are attracted that they need to do law. So the first and very foremost important thing, and a traditional, or I'll say the most common career option in law, is to enter into litigation. कितने लोग litigation जानते हैं यहाँ? Litigation किसे कहते हैं? Do the student understand litigation? Okay, litigation is the court practice. So a law graduate can start a career in law as an advocate or lawyer, where your job will be, when you say you are into litigation, your job will be to represent your clients in the court, district courts, high court, Supreme Court, or any other court. There are many different tribunals, etc. So when you say you are into litigation, your basic job is to represent the clients in different courts. And also advocate is treated very highly, and it's a very highly respected career option in India. Now, if I talk of, I gave you the example of Bharat. So one of the reason is the scope of income is commendable in the law practice. In fact, highest taxpayers happens to be the lawyers. You think of Ram Jethmalani, you think of Harish Salve, you think of Mukul Rohtgi, and to name so many people. So they all are having the huge, fees which they charge, which is much more. In fact, their one hearing fees can be much more than a monthly salary which is paid by a multinational company to its majority of its employees. So you can think of the quantity of fees which they charge, because they are so good, they represent so well. So anybody can become that good if they have a will to do so. But here you should also understand, you don't become a lawyer just after passing the law. You have to take one exam. Every law graduate, you have to register yourself with the Bar Council of any of the state, which is of your choice or which is of your native place. And then you have to clear one exam, which is called as All India Bar Exam. Okay, and then you are registered on the rod of the Bar Council of India. Now, again, taking litigation, when you say you are into litigation and you are practicing, now practice or subjects are so wide, areas are so dominant: criminal law, civil law, corporate law, tax law, service matters, environment matters, family matters. So you then have to specialize in any of those fields, which gives you more interest. So if I talk of criminal lawyers, सबसे ज़्यादा अगर आप लोग जो अभी लॉ प्रोफेशन में इंटर नहीं हुए हो, तो सबसे ज़्यादा आपने कहीं फिल्मों में, सिनेमा में या देखा होगा या सुना होगा, या मर्डर सबको पता होता है कि मर्डर रिप्रेजेंट हो रहा है, या फिर कोई किसी किस्म का कोई क्राइम और ऑफेंस रिप्रेजेंट हो रहा है. सो those are the lawyers called as specialized criminal law lawyers. And criminal law lawyers have very much scope, very much responsible for representing their client in court in the criminal cases. They present their client's case, and somehow you are innocent students. You must be feeling if somebody has committed a crime. So what is the point of defending the person? What is the need, or why should we know? The criminal justice says everybody is given an opportunity to present their case, to defend themselves, because still proven guilty by the prosecutor, a person is deemed innocent, because the principle and the whole burden of proof lies on the prosecution to prove you guilty. So anybody, whatever the person has committed, they are to be represented. You cannot say, हमारी तो आंखों के सामने ऐसा हुआ है, इसमें क्या केस की जरूरत है, यहाँ तो इसको पकड़ो और give the punishment. But no, punishment is not given like that. There is a whole procedure which is to be followed. No one shall be deprived of his right to life and liberty without the procedure to be followed, which is established by law. And the procedure is everybody is to be given an opportunity. So, and that opportunity, the person should be represented through a good lawyer. And there are lots of loopholes and the defenses which the law itself provides. It's not that jhoot bolna padega. No, the law itself have lots of
provisions for the defenses. If a lawyer argues very strongly and very effectively and efficiently in the domain of those defenses, he or she can either get the punishment minimized or reduced, or maybe get the person to be fully exonerated out of the crime. So the duty of the criminal lawyer is basically to present the case of their client in the court, which can be a local court or a high court or Supreme Court. So criminal lawyers argue their client's case in front of definitely of judges, and they question the witnesses and the people who are related to the case. And of course, the evidence is produced and reviewed. So the field, which is a criminal lawyer's field, requires a very strong investigative and interpersonal skills. And you must also have strong oration skills, which we in the law colleges teach you from the very beginning. And that was not the case when I was a student. कुछ भी नहीं होता था प्रैक्टिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई हमारा मूड कोर्ट नहीं होता था, कोई हमें सिखाया नहीं जाता था कैसे. अभी तो फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आपको मजा ही आने लगता है जब आप फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट बन के आते हो. क्लासरूम में अगर बोरियत भी लगेगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. Either you are going to participate in any moot court competition, or your faculty is hosting, or you have a full course of moot court in your first year itself. In that you have to make assignment in the form of some argument. So your strong oration skills and your writing skills, and also need to present your client's case and make a very effective brief, which you have to do as strongly as possible. And so criminal lawyers, or for that matter, every lawyer, they need to be very expert at conducting research. So in first year itself, the students are being taught to not only argue, not only do the, researching and presenting and oration, researcher. जो मूड टीम होती है, अभी आप जब मूड करोगे, अगर एडमिशन लोगे, तो पहले ही रिसर्च करना उनको सिखाया जाता. बिकॉज द बेस्ट द रिसर्च, द बेस्ट द मेमोरियल, द बेस्ट द ब्रीफ ऑफ ए लॉयर, द बेस्ट ही हैव द स्कोप ऑफ arguing the case before a judge, and the best results are going on to come. So there's lots of legal analysis, research, and witness interaction. Is the criminal lawyers need to be very sharp, and they should possess some on different type of skills, such as good knowledge of law, which is very important, then adaptability, and definitely critical thinking and negotiation also. So they handle different type of cases, such as drugs cases, fraud cases, violence cases, abuse of various type of laws. So criminal lawyer, there are plethora of areas which are there in criminal lawyer, have the opportunity to deal with. So they have they have a very rational ability to think critically, which help in their cases. So criminal lawyer, it's a very, very vast area, and it's a very interesting area also, and it gives you lots of money also. The second thing, which is very popular among the students nowadays, what is that thing? Corporate lawyer. Corporate practice karenge, corporate lawyer banna hai. So this is one of the things which many people, खासकर वो अपने सीनियर्स से सुनते हैं, वो अपने पियर्स में सुनते हैं, तो वो एक मैंने देखा भेड़ चाल टाइप का भी बन गया है. बिकॉज एनी एरिया यू शुड नॉट चूज इन द बिगिनिंग. फर्स्ट यू ज्वाइन द लॉ कोर्स, यू सी विच सब्जेक्ट इंटरेस्ट you see which area because in first year आपको लगने लगेगा मुझे तो टॉर्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बड़ा अच्छा लग रहा है. पर जब आप थर्ड ईयर में आप फैमिली लॉ पढ़ोगे, वो भी अच्छा लगेगा. किसी को इंटरनेशनल लॉ अच्छा लगने लगता है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ अच्छा लगने लगता है. देयर आर वाइड स्कोप. फिर किसी को आजकल एक नया एरिया जिसमें बहुत स्कोप है प्रैक्टिस का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ अच्छा लगने लगता है. बट चूंकि बीच में हमारे यहाँ बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज लगी, जो हमारा डेवलपिंग कंट्री है, थोड़ा सा हमने डेवलपमेंट करा, तो वी हैड लॉट्स ऑफ multinational companies in our country, and the scope of corporate lawyers increased. And corporate lawyers basically they help the companies in complying with the rules and regulations of the company, and they are also responsible for assisting their client with all type of legal processes which a company
required for its formation and its running and management. So our corporate lawyer, as a corporate lawyer, one can advise the client in claiming the liabilities, business transactions, also how to represent in a court during a trial. So corporate lawyers have lots of work which is in the chamber also, which is, reviewing the documents of a client, which is a corporate company. So for that, a corporate lawyer himself or herself should also be very specifically have advanced knowledge of company law, commercial contracts, drafting of contract, transactions, bankings, and financial laws. So meaning to say, once you want to enter into the field of corporate lawyer, your knowledge should be also very specifically in all these areas, which I just now said: banking, transactions, drafting, contract drafting, commercial laws, etc. Because as a corporate lawyer, you have the responsibility to make sure that the company transactions are in compliance with the corporate law. And lots of, that is why corporate lawyers के office में बहुत ज़्यादा काम होता है, practice से ज़्यादा, because their papers need to be very perfect and correct. एक zero इधर उधर हो गया, सब बिगड़ जाता है. So they have to protect the company from any possible legal action. So corporate lawyers have a very serious responsibility, and they themselves should be aware of business studies and the working of a corporate world, because of they should, align their thinking analytically in order to advise the better business than only they can do if they have the knowledge of the business studies. Though it is one of the subjects which is taught during the 5 years, but if you want to specialize into it, you must opt for some, optional papers such as financial law, banking, negotiable instrument, etc. Okay. Then comes the civil lawyer, which is the huge number of people who are there into the civil law practice. Civil law practice, when we say, generally there are two branches of law practice: civil, criminal, or aajkal corporate. But civil generally handles the matters which are definitely non-criminal. But though their duties are same as criminal, but civil lawyers take over the litigation once they are being hired by the parties and they are related to communicating the case. It can be, some civil matter. When we say civil matter, it can be between two private parties, because criminal mein ek aur baat bhi hoti hai, state versus criminal. So in civil law matter, both the sides have a lawyer, civil lawyer, because it's between two private parties, and it can be related to some of the cause of action, maybe some breach of contract, or maybe somebody has done some wrong to you in your private capacity and in his private capacity. It can be family related matter, it can be contract related matter, it can be, these are the taxation laws, divorce law, many things which are civil in nature, which are personalized. Aapka tax jama theek hai. वैसे tax का एक special field भी है, but basically it is a civil lawyering. So there is a specialization in the civil laws, the practice. You should know the civil procedure code, and you have to, civil lawyers have to support their client by maintaining good hold of their cases, meaning to say they should study very carefully. In civil cases, there is a thing called as stay order. Status quo, to maintain a status quo. So as for a status quo, you want an immediate relief from the judges, and that is given also most of the time. If the judge feels to take care of the better situation, we should give them an opportunity to even the judges themselves want things to be status quo, and then it should be proceeded later on, so that in between nobody does any mischievous act with the situation. So they should also have skills of communication, good writing, knowledge of law, definitely, and empathy and persuasion also are the two skills which the lawyers require. Now, I'll not go much into, there are many other fields which are nowadays specialized, such as service matters. We have tribunals, CAT, Central Administrative Tribunals. Then we have green tribunals, which look into environmental matters. Right. So in fact, there is, then we have railway tribunals. We have different type of tax tribunals. So nowadays there is much scope. Even family courts are there. So different aspects are there, which have especially labor courts are there. Right. So in labor courts, there is a different methodology. They have labor courts, labor tribunals, etc.
and the methodology is also different, which you all will study. But broadly, I told you civil, criminal, and the corporate law in the legal practice. Now, second side is when we talk of law, the judges. Judges are very important. So judicial services, this is another career option for a law graduate. They can be judge or magistrate, and in our society, judges and magistrate enjoys a very special status in a democracy and a country like India. They're the most respected people and a very powerful people also. And judiciary is one of the institutions which is free from political interference, and it provides the best opportunities to the law graduate. You enjoy complete autonomy in your work without facing any interference from I'm saying this, but sometimes it happens that actually there should be no interference from the government side. Judiciary should be fully unbiased and fair and just, and they should be very objective in their dealing. You've seen judiciary में एक black fold, eye folded वाली lady होती है जो scales होते हैं हाथ में, which indicate बिल्कुल बिना देखे, बिना किसी bias, बिना किसी जज्बे के आपको justice देना है. So a law graduate, if they want to choose judiciary as their career option, they have to either directly crack the judicial services examination, which is conducted by each state. Now, when I understand a student are sitting from different states, so I want to inform you that each state have their own public service commission, okay, which time to time advertise the number of vacancies which are there in the as per the vacancies which are created. जितने judges resign, उनका superannuation हो गया या उनके tenure खत्म या फिर नया population बढ़ रही है तो नई vacancies भी होती हैं. So you get this opportunity to apply in your respective states. You should be a graduate, you should be registered as a lawyer, and then you are eligible to apply through Public Service Commission. Again, I will say technology, आप time to time खुद websites से explore कर सकते हैं कब vacancy निकली, कब last date है, online ही form जमा कर दिया. हमारे ज़माने में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, I am from उत्तर प्रदेश, so सिर्फ इलाहाबाद में होता था और इलाहाबाद में कब vacancy निकलेगी, कौन से अखबार में छोटा सा निकल जाएगा, कुछ नहीं पता चलता था. इलाहाबाद जाके ही form जमा होगा, इलाहाबाद जाके ही test देना पड़ेगा. तो अभी तो बहुत options हैं, अभी तो test भी center बहुत बन गए हैं, form आप लोग online भर देते हो, सब कुछ जमा हो जाता है, आपका हॉल टिकट उसके ऊपर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है. सो द लाइफ हैज बीन मच फैसिलिटेटेड इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो आप लोग बहुत आसानी से उसको भर के और अपना अपीयर हो सकते हो. क्या पढ़ाई होती है वो फिर पूरा एक अलग फील्ड है, जुडिशियल सर्विसेज. अब मैं कहूँ अगर आप लॉ करके सीधे जुडिशरी दे दोगे तो दे तो सकते हो, कोर्सेज तो वही होते हैं, पर थोड़ा सा पढ़ने का मेथड, एक लॉ का एग्जाम पास करना और एक जुडिशरी का एग्जाम पास करना, थोड़ा नहीं काफी फर्क होता है. लिखने के तरीके में भी फर्क होता है उस एग्जाम में. वो पूरी एक अलग गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है. अगर अफसर किसी दिन कोई सेशन करते हैं जिसमें कि लॉ ग्रेजुएट्स को कुछ वो जुडिशरी की काउंसलिंग, जुडिशरी की ट्रेनिंग, कैसे वो जुडिशरी की पढ़ाई करें, विच इज though into their law subjects, but how different it is. Though it is the way you write the exam in your LLB or BLLB, but still it is a different method of writing if you really want to clear that examination. It should be very much. So I'm not going into that detail because that is again a matter which need a counseling of a student for a long period of time, right? So I'll just go into that. आप judiciary में अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं सिलेक्ट होते हैं या आपने नहीं मन बनाया, लेकिन बाद में आप प्रैक्टिस करते करते कभी आपको लगने लगता है कि आपको तो जज बनना है, तो अब आप कैसे बनेंगे जज? कई बार ऐसा होता है आपकी एज तो हो गई 40 इयर्स, तो जुडिशरी की एज तो निकल गई, क्यों भाई अफसर, फिर क्या होगा? अभी माना अफसर अभी तो लॉयर बन गया है और इसने जुडिशरी का नहीं दिया या नहीं हुआ या जो भी हुआ, अब इसको 7-8 साल के बाद समझ में आता है यार मैं भी जज बनना चाहता हूँ और मैं तो थोड़ा सीनियर भी बनना चाहता हूँ जज. So what happens? How do we go for?
Ma'am, I may apply for higher judiciary, Yes, otherwise yes, High yes. Court may The evaluate me option through is you collegium can system. go for the higher judicial services examination, which is also conducted. For that, you need not to be a fresh graduate, but you should be, this is called as higher judicial services examination, which is also conducted by, but this is conducted by the state high courts. And the previous one, the fresh one, is called conducted by the public service commissions. So in their respective state, these high courts bring out the vacancies and they lay down the eligibility criteria. Generally, an applicant must be a practicing lawyer with a minimum experience of 7 years in litigation. And after cracking this examination, you can start a career in law as a district judge directly, right? So if you are a judge, either in the lower court or as a district judge in the higher judiciary, you have to preside over the proceedings. And a judge gives a final verdict of a case, of course, after hearing the arguments from both sides, then evaluating the situation. Judicial services, are one of the very respected career. But as I said, after hearing the argument, so the better lawyer have been appearing before a judge, the better chances that judges also are actually being helped by the lawyers. If the lawyer do the best for themselves and their client also, but if they are studying or they are researching well on the subject matter, they are also helping the judiciary and the judges. And then there are better results also are expected. So judiciary, as I told you, it's one of the pillar of the democracy. When we say legislative, executive, and judiciary, so you understand judiciary is one of the very important pillar of the whole governance. So a person who is a judicial officer or who becomes a judicial officer, the skills, there are some very specific skills are required, such as skill of reasoning, analytical thinking, critical thinking, very sincere listening, active listening, and of course, writing and empathy, leadership, and definitely and ultimately the honesty is one of the important thing in the career of a judge. Now, before I go into some traditional things such as public, prosecutor and pleaders and teachers, before that, I want to come to some upcoming professions in law. Legal journalist. I think many of you might not have thought of that people after graduating law. Now, have you ever noticed in the newspaper there are some legal columns written or some reporting of the court is also written? Not only, legal column can be your choice, but if you have seen a newspaper reporting Supreme Court of India, reporting a respective their own respective courts or high court. So those who are reporting, they're not just a journalist. They're not just an ordinary journalist. At one point of time, they may be used to, the ordinary journalist. But today, when you are writing for the legal, some reporting from the law courts, you need to be a special career in which is called as legal journalism. And for legal journalism, definitely you should have a knack for writing. You should be a very good person in writing. And when you attend a court hearing and report the fact directly, they mean a lot. They should be written in the manner, they should be taken as what you want. So the writing of these articles, which are the reporting of the courts, and that is published. This can nowadays, it can be online, it can be on a website, it can be in the newspaper, it can be on the social media, as well as definitely, it can be both offline and online. So these legal journalists, they may take part in discussion on legal issues, and they have a strong understanding of the law and the current affairs. This is the profession which is nowadays coming up as very creative profession, and you have creative freedom, and with your words very consciously you have to write the hearing, and then you can create an article which is published, and of course it is sold, you are paid for that. So again here your major skills are good listening and good writing skills, and definitely shorthand and all, which are nowadays everybody knows. Now, when we say law clerks,
आजकल बच्चों में ये भी एक बहुत चीज पॉपुलर हो रही है, लॉ क्लर्क। क्यों अफसर, आप लोगों ने सुना है लॉ क्लर्क? Yes, yes, ma'am. In high courts, we have law clerk. Yeah. And initially it started, some of the interns used to start working with some judges and with some lawyers, and I mean judiciary wale interns ko le lete the. But later on they felt that these interns are of lots of help, they do so much of good research. Why should we not officially have some people who are the law clerks? And now these law clerks, the student, of course, they have to take some exam and they have to give some interview, and then they are selected. There is a rigorous procedure while they are selected. But many students are going, and freshers are getting as good salary of 70,000-80,000 rupees. So what's the harm? So, I mean, if to begin with, rather than going for, and then when you go as a law clerk, you work with a judge, you have good contacts, you have good understanding, you have good mature skills to look the things from different angles, as well as under the fear and pressure of, because your work is going on to be cited somewhere, you do very deep and good research. So that enhances your skills also, as well as your work is very valuable for the whole judicial system. So which gives you I have noticed very many girls and boys, many girls, in fact, I have seen, who have become law clerks from the beginning. They have become very mature. They have very good understanding. They are conducting programs of the judiciary. Like, they have a good understanding of the whole judicial system, which otherwise you will not have, because they are so much close to the things that they enjoy that work. So this legal analyst or the legal researcher, they are nowadays, you also call them paralegals or litigation analysts, but law clerk is a word which is getting much popularity, and among the younger one, this is the first option, at least for first 1 or 2 years, they want to explore, because through this, they have a good network also. Later on, when they want to go for their practice, they have got a good network. So we talked of the law advocates and lawyers, independent practice. Now, one category is legal advisors. Always we believe prevention is better than cure. So people, or especially corporate, one thing is when they are in the soup, then you stand for them as a lawyer. But another thing is legal advisor. That means a legal advisor would be responsible for advising one's client on some issues and preventing the litigation, and taking a care for the many contractual and regulatory problems. So legal advisors also, before anything wrong happens, they negotiate with the other party to resolve the dispute, or they don't allow the dispute to be taken up to the court of law. They analyze a contract and of their organizations. Most of the organizations rely on the legal advisors to prevent the legal disputes. So legal advisors usually offer their advice to the upper management of the company, corporate firm, and work with them to resolve any legal dispute that may arise in future. So they take better care before or advance in hand. Now, a person like me, a teacher, I think that becomes the last option for most of the people in law. बट लॉ से आप बच नहीं सकते. मैंने जितने भी अभी सब बताए हैं वो सब टीचर से ही आए हैं, चाहे वो जज बने हो, चाहे वो एडवाइजर बने हो, चाहे वो कारपोरेट लॉयर बने हो, चाहे अभी मैं यूपीएससी या जुडिशियल, हर चीज पाएंगे वो टीचर ही बनते हैं. चाहे उनके पेपर बनाना हो, चाहे उनके इंटरव्यू लेना हो, चाहे उन्हें उससे पहले पढ़ाया हो, सारा काम टीचर करते हैं, है ना. चाहे आप जुडिशरी में जाओगे, इतने एग्जाम दोगे, उसके पर्चे कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं. उसका इंटरव्यू कौन लेता है? हम ही लोग लेते हैं. तभी आप पास होके फिर बन जाते हो जज. फिर कई बच्चे पहचानते भी नहीं है, वैसे ऐसा नहीं भी होता है और ऐसा होता भी है. सो टीचिंग इज अनदर प्रोफेशन. एंड माय डियर स्टूडेंट, आई वांट टू इन्फॉर्म यू, सबसे ज्यादा डिग्रीज टीचर बनने के लिए लेना पड़ती हैं. अभी तक जितने भी पेशे बताएं, आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री से चल जाएगा. चाहे आप लॉयर बने, यू वांट टू बिकम लीगल एडवाइजर, यू वांट टू बिकम अ जज, even you don't need a master's degree. Out of your passion, you can, go for acquiring or take admission in masters. Chalo, taiyari bhi kar rahe hain, masters bhi kar le. But masters is not required. But for a professor,
master, not only masters is mandatory, a PhD is mandatory. So सबसे ज्यादा पढ़ना टीचर्स को ही पड़ता है, इसीलिए टीचर्स इतना बोलते हैं. आई एम सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा अभी खत्म क्यों नहीं हो रहा, और मुझे लग रहा है अभी तो कुछ भी नहीं बताया. So that's the problem with the teachers. So sorry, whenever you feel bored, please tell me. Teachers are too much. When they go in the class, बच्चों को लगता है कब क्लास खत्म होगी. Okay, so teacher or a professor of law, of course, it's a very highly respectable job, and it's very high paid job also. But for that, you have not only to be a graduate and postgraduate, but you have to be a PhD degree holder. And then apart from PhD, you should also have a national eligibility test, which is conducted by the UGC. Then only you will be, eligible to be eligible to join a teaching profession. And then in teaching, again, once you join a teaching, you are not promoted unless you write a lot. For a teacher's promotion does not just come, जो मैंने अभी इतनी डिग्री बता दी है और यूजीसी का टेस्ट बता दिया, इसके बाद ये तो एंट्री पॉइंट है. इसके बाद आपको फिर अपने इतने पब्लिकेशन होना चाहिए, इतने आपने कॉन्फ्रेंस करे होना चाहिए, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव, देन यू विल बी एलिवेटेड टू बी द एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, then you are given the opportunity to hold a administrative post, like I have been the dean twice. So those are the things. Now I'll talk of some of the government services. There are very many government, offices which require law people, such as under the Ministry of Law, there is Department of Legal Affairs and the Legislative Council, जहाँ सारी drafting होती है, legal drafting documents बनते हैं. So they take people, they appoint law graduate with some year of experience in the government services. So in the sense, law people, apart from judges, there are other scope of government services also, whereby you are incepted in the legal department of Legislative Council and legal drafting, etc. So everywhere in the government services, law officers are required, but they should be graduate who are and state level, there are different ministries and there are different legal department, but one should be aware of the local languages also, because many time in drafting, it is required the local language of that particular state, or sometime even in the center, you are required to have a language. Now, do you think the lawyers can be there in the army? Any one of you will be sharing with me the lawyers can also be part of army, or do they have any job opportunity in army? Yes, they have. They are called as Judge Advocate General, JAG. So they are the, Indian Army actually provides a specialized job opportunity for the law graduates. तो अगर आपको आर्मी में जाने का शौक हो और आप लॉ ग्रेजुएट हैं, you have very good opportunity to army JAG officer, which is a very higher position in the army and can be filled only by a law graduate. It is after clearing some stage of SSB and then medical examination, then some training program for these officers, which happens in Chennai, and finally the selected graduate can start their career in the army in the rank of lieutenant. And Judge Advocate General act as a legal and chief judicial officer of the army. And then finally, when you become senior, इसमें भी seniority बढ़ती जाती है, तो ultimately आप general बन जाते हो. Then, of course, if I say UPSC exam, so law graduate actually have the preference. I'll not say in the selection में तो doctors or engineers ज़्यादा आ जाते हैं finally. But what I have noticed, I've been associated with UPSC continuously for around past 15-20 years. What I have noticed that in your initial level, जब आपका general studies paper होते हैं, so you have, law people have an edge over others. It has so much of constitution and some of the general affairs, RTI पूछ रहे हैं, RTE पूछ रहे हैं, some type of politically what is going on पूछ रहे हैं. So it's law student have a better understanding of all that. Law graduate have a better understanding of all these law and administrative structure of the country. So they are otherwise very fit for, being the future administrators of the country, right? So if I talk of government lawyers, public prosecutors, this is another profession
which a law graduate, आपको practice state के लिए करना है, person के लिए as such नहीं करना है. So again, the government, both state and central government, requires public prosecutors and advocate journals. These are the people who represent the government in the court with the help of these people who have chosen the career of public prosecutors and the advocate journal, and they are paid a good attractive salary and packages while they take this government job of a public prosecutor, or you also call them attorneys. Then legal advisors by the multinational companies. I talked about the legal advisors of the government, but now I'm talking about the legal advisors of the multinational companies and the law departments. So, I mean, they also, everywhere the option is, if by the advice we can prevent the litigation. So I'll just conclude by saying that legal law graduate, or I say once you are a law graduate or you are in the legal profession, you have multiple career opportunities, and whichever after graduating you inclines towards a particular subject, and you should pick one of the area, and accordingly your interest and aspirations, they can be molded and developed, and they can take you a person of your choice. So creative persons, but in law, creativity matters actually, and good writing skills also matters, because career in legal profession need that you should be good at drafting. You should be good. However, nowadays lots of help is coming from the computers, and younger ones who are good at the language. That is why apart from oration skills, everybody need to have good oration skill, good presentation skills, but good writing skills or good consolidated brief making is also a quality of a good legal professionals. Whether you are a journalist, whether you are a advocate, whether you are a government counsel pleader, everywhere your writing skills and oral skills are mandatorily to be there. And variety of in the legal fields is much more. I have told you some of it. There can be, and every passing day it is increasing. Nowadays there is social media, it is all regulated through laws. There can be expert in different field. Today we have cyber law expert. So I think I'm taking too much of time, isn't it, Afsar? I must conclude with saying, I hope I have been of some help to you, and thank you very much. So with this, ma'am's session is over now. अब हम लोग will go on, move on to the second part of the session, जैसा कि मैंने आप लोगों को outline किया था. And the second part of the session will be taken by Dr. Afkar Ahmed. It is a great pleasure for us to welcome Dr. Afkar Ahmed on behalf of Center for Training and Academic Guidance, to carry out this session. अफकार साहब के बारे में ऑलरेडी अफसर भाई ने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, मुख्तसर सा छोटा सा. मैं उसको दोबारा से रीआइटरेट कर देता हूँ. अफकार साहब इज एन एसोसिएट प्रोफेसर in the School of Law, G.D. Goenka University, Haryana, and he has extensive experience of teaching undergraduate and postgraduate courses of law. काफी सारा एक्सपीरियंस है उनका. LLM उन्होंने जो है क्रिमिनल लॉ में किया है AMU से, और he was awarded PhD from Chanakya Law University, Patna, for his research on trafficking in women and children in India, a socio-legal study with special reference to states of Bihar and Jharkhand. जैसा कि अफसर ने ऑलरेडी बताया है कि एलमनस हैं NLU रांची के, और प्रोफेसर रह चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं. सो अफकार साहब, विदाउट मच अडू, आई वेलकम यू to the session, and over to you. You can carry on now. Shukriya. Thank you very much to the entire team, and very good evening to all the participants and chief guest of this particular occasion. And this profession has no doubt various opportunities. इस प्रोफेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपार्ट फ्रॉम जो जुडिशरी की बात मैम ने बताई और प्रैक्टिस की, कई नए ब्रांचेस और कई नए ऑप्शंस भी आ गए हैं. मैम हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन. मैं कुछ और चीजें ऐड कर दूं. जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया पैरा लीगल सर्विसेज, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको लॉ क्लर्क्स के नाम से हम जान रहे हैं, जिसमें
जो एडवोकेट्स हैं वो रखते हैं अपने ड्राफ्टिंग के लिए और अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो प्रॉब्लम्स है उसको जो ड्राफ्टिंग के लिए, इस तरह के कई ऑप्शंस वहां पे मौजूद हैं, जिससे पैरालीगल सर्विसेज के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और एक नए स्टूडेंट्स खास के जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया है उनको एक चांस मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आर्बिट्रेटर। ये बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, अभी जो एक्सपर्ट्स हो जाते हैं काफी प्रैक्टिस के बाद, या शुरू में भी कर सकते हैं लेकिन जनरली लोग रिटायर्ड जजेस काफी प्रैक्टिस के बाद, एक्चुअली आर्बिट्रेटर जो होते हैं वो एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं कि जब कोई डिस्प्यूट्स हो जाए बिटवीन टू पार्टीज, मे बी बिटवीन द कंपनी और मोर देन वन कंपनी, तो वो एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही अभी नया एक ऑप्शन की तरह आया है इस लॉ के प्रोफेशन में आर्बिट्रेटर्स का। उसमें एक्चुअली ये एक विन विन सिचुएशन की तरफ ले जाते हैं इस मैटर पे, जो एक्सपर्ट होते हैं लॉ के, एंड दे गाइड देम एंड दे परसुएड देम फॉर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स, कि कोर्ट से बाहर ही इसका सेटलमेंट कर लिया जाए। तो ये एक आर्बिट्रेशन का भी एक जो कंसेप्ट है जो बहुत पुराना नहीं है, ये अभी एक लॉ प्रोफेशन की तरफ काफी अट्रैक्ट करता है, और एक आर्बिट्रेशन का एक नया जो खास के दर पिछले 10 सालों में ज्यादा इसको जो है एक्सपैंड किया गया है। तो एक अच्छा ऑप्शन है लॉ के लिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। रिसर्च के बहुत ऑप्शन है, आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, कोर्ट में कोर्ट रूम के को असिस्ट कर सकते हैं, जजेस को असिस्ट कर सकते हैं, एडवोकेट्स को असिस्ट कर सकते हैं, और सिर्फ आप रिसर्च का काम कर सकते हैं। तो एक रिसर्च का एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और जिसको बहुत हद तक यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है। ऑप्शंस काफी हैं लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे। तो जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं लाइक प्रैक्टिस, जुडिशरी, हायर जुडिशरी, जैसे अफसर साहब ने कहा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिस, कुछ सालों के बाद आपको मन किया जुडिशरी में जाने का, तो 7 साल की प्रैक्टिस के बाद आप हायर जुडिशरी में जा सकते हैं। या प्रैक्टिस के बाद भी पर्टिकुलर टाइम है 10 ईयर्स का, उसको डायरेक्टली आप हाईकोर्ट के जज। ये तो पुराने ऑप्शन है। नए ऑप्शन जो अभी इवॉल्व हुए खास के लास्ट 10-20 सालों में, स्पेसिफिकली पैरालीगल सर्विसेज, आर्बिट्रेटर्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स का एक बहुत पुराना ऑप्शन है। मैम हैज ऑलरेडी एलिबरेटेड कि आपको हर हाल में टीचर से मदद लेनी होगी, चाहे आप जुडिशरी में जाए, वहां भी पेपर कौन सेट करेगा, इंटरव्यू में कौन बैठेंगे, टीचर्स होते हैं। तो एकेडमिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अभी चूंकि क्लैट के थ्रू जो बच्चे आते हैं एनएलयूज में, और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, plethora of institutions have been established in different parts of India, तो आप पाएंगे कि एकेडमिक्स की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा है। और चूंकि उस बच्चों को पढ़ाने के टीचर की जरूरत है, तो पहले बहुत ही सिलेक्टेड जगह पे पढ़ाइयाँ होती थी, और खास के एलएलएम वगैरह तो बहुत कम जगह था, लेकिन अब एलएलएम भी बहुत जगह खुल गए हैं, तो टीचर्स की जरूरत है। तो टीचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो बीए एलएलबी एलएलबी के बाद अगर आप, अब तो एलएलएम 1 साल का भी हो रहा है, जबकि मैटर सब जुडिस एडिशनल हिस्ट्री में आज भी 2 साल का है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एलएलएम आप इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, लेकिन उसके कुछ शरायत हैं, जैसे नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, प्रमोशन के लिए पीएचडी आपको करना पड़ेगा, मैम ने इसको एलेबरेट किया। तो एकेडमिक्स में भी एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बड़ा ही रेस्पेक्टेबल और नोबल प्रोफेशन है टीचिंग का। तो यहाँ पे अभी खास के इधर कुछ सालों में ऑप्शन ज्यादा बढ़ गया है, चूंकि इंस्टीट्यूशन ज्यादा एस्टेब्लिश हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह के जितने ऑप्शंस हैं, अब ये डिपेंड करता है बच्चों पे कि वो किस तरह का इंटरेस्ट दिखाते हैं। कोर्सेज बहुत हैं, बीएलएलबी है, पीजीएलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, तो बहुत मेजर फर्क नहीं है इस कोर्सेज। लेकिन कुछ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाते हैं बीबीएलएलबी, जो बीएलएलबी में नहीं पढ़ाए जाते। बीएलएलबी में सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इन डेप्थ इसकी स्टडी 2-3 सेमेस्टर तक कराई जाती है। तो अगर जिनका इंक्लिनेशन बिजनेस की तरफ है, वो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, या अपने बिजनेस में जाना चाहते हैं लेकिन वो लॉ भी करना चाहते हैं, तो उनके बीएलएलबी का बीबीएलएलबी का अच्छा ऑप्शन। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किसकी तरफ, उस हिसाब से कॉमर्स की तरफ है तो बीकॉम एलएलबी से उनको फायदा होगा, कई कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे विच विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो कोर्सेज काफी हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुराना जो कोर्स था एलएलबी अभी भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कई इंस्टीट्यूशन पे, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप इस लॉ प्रोफेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑप्शंस बहुत हैं। जो पहले ट्रेडिशनल ऑप्शंस थे 2-3, जो आम लोगों के जहन में ये बात थी कि लॉ का मतलब प्रैक्टिस करना है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। लॉ का मतलब जुडिशरी में जाना है,
ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता, और कई ऑप्शंस आ गए हैं। एक और अच्छा एक ऑप्शन है LPOs, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। एक्चुअली आप पाएंगे कि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट की तरह है। इसमें एक्चुअली इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ए लॉ फर्म। एक लॉ फर्म है, वो ऑब्टेन करते हैं लीगल सपोर्ट फ्रॉम अदर आउटसाइड लॉ फर्म्स। तो ऐसे इंटरनेशनल इशू हैं तो कहते हैं LPO में वो वर्क कर रहा है, यानी लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कर दिया गया है, और उस लॉ फर्म से वो दे टेक द इंफॉर्मेशन एंड दे टेक द सर्विस एंड दे विल हैव टू पे। तो LPOs का भी एक ऑप्शन। तो काफी ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन समझने की जरूरत है कि आप किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है। आप अगर लॉ के बाद प्रैक्टिस या जितने ऑप्शंस मैम ने बताया या मैंने उसमें कुछ ऐड किया वो नहीं भी करना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म भी जाना चाहते हैं, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉ BBA या BA LLB करने या LLB करने का जब MJ MC जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट अप्रोच। फिर आपके वर्क का स्टाइल डिफरेंट होगा, चूंकि आप लॉ को जानते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मीडिया लॉ, यू आर have already studied about the constitution, freedom of speech and expression, freedom of press, media। तो ऑब्वियसली आप ज्यादा अच्छा करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर पर्संस जिन्होंने सिर्फ जर्नलिज्म का कोर्स किया है। तो ऐसे कई कोर्सेज हैं, चाहे वो मैनेजमेंट का कोर्स हो या जर्नलिज्म का कोर्स हो, लॉ के बाद भी वो ऑप्शन है। और कई कंपनियां तो अगर किसी ने MBA और LLB कर रखा हो तो वो उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके 2 वर्क हो जाते हैं, कई लीगल इश्यूज को दे टैकल और उनको ज्यादा पे कर। तो अदर कोर्सेज में जाके भी आप अगर जाना चाहते हैं तो लॉ के बाद जा सकते हैं, इसका बहुत फायदा मिलेगा आपको आगे अपने वर्क में। तो इस तरह के कई रास्ते हैं, जरूरत आपको है कि क्या आपको करना है। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी अबाउट 8। मैं आई विल इनवाइट क्वेश्चंस। अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। और लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स कहूंगा कि जो बच्चे लॉ करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं क्लैट के बारे में, सिर्फ क्लैट ही ऑप्शन नहीं है, ऑल इंडिया एक टेस्ट भी होता है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे टेस्ट कराती है, LSAT कहते हैं। DU का अपना टेस्ट है, जामिया का अपना टेस्ट है, ANU अपना टेस्ट कराती है, कई कॉलेजेस अपना टेस्ट कराते हैं, कहीं परसेंटेज के बेस पे होता है। तो उसे भी आपको समझने की जरूरत है कि आप कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, कौन आपके लिए फिजिबल है। ऑब्वियसली बात है कि पहले आप जाना चाहेंगे कि जो टॉप 10 इंस्टीट्यूशन है उसमें, तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 महीना पढ़ने के बाद आपके हो जाएगा, आपका किसी टेस्ट में इतना आसान अब नहीं रह गया। 50,000 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट बैठ रहे हैं क्लैट में, और सिर्फ उसमें से 2,500 3,000 को सिलेक्ट करना है, उनको लेना। तो टेस्ट अब बहुत टफ हो गया, काफी मेहनत की जरूरत है। कई इंस्टीट्यूट खुल गए हैं जो क्लैट की तैयारी कराते हैं, बच्चे खुद वहां भी एडमिशन ले रहे हैं। तो ये प्रोफेशन बहुत डायनेमिक है, लेकिन अब वो आसान नहीं रह गया और काफी मेहनत की जरूरत है, तभी आप जो है अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पा सकते हैं। So this is in very brief about the scope and few information regarding where you want to take admission, what are the mechanisms, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट से जितने भी एनएलईज हैं, आपके रैंकिंग पर डिपेंड करेगा, आपका एडमिशन होगा। आप अलग से टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ANU और कई बनारस हिंदू और कई अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, बड़े इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते। तो डिपेंड करता है कि आप किस राह में, किस वे ऑफ एक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और कितना आप मेहनत कर। तो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट the further extension what ma'am has already explained and elaborated very well, very comprehensively. I have also learned from her this very good observation, her dissemination of information, knowledge to us. So this is in brief about this particular addition what ma'am has told. So you may ask any question which is in your mind. Okay. Add, as Afkar very rightly said with regard to entrance test, one thing is LSAT, LSAT. This is for some of the universities. It's basically in some, I think, American universities collaboration, but India is also following it. There is something like that which some of the private universities are doing. You should know better than me. Afkar, what is this LSAT? LSAT exam? Actually, जैसे ऐसे कई एग्जामिनेशन अभी नए भी अपनी यूनिवर्सिटी करा रही है। आपने जैसे अभी LSAT के बारे में कहा, तो एक तो अपार्ट फ्रॉम जो क्लैट जो एक ट्रेडिशनल जो
एग्जाम्स हो रहे हैं, हाँ, वो कॉमन लॉ एडमिशन वो हो तो गया। ऑलरेडी चल रहे हैं कई सालों से, लेकिन हाँ। अभी मैंने देखा है कि ऑल इंडिया टेस्ट जो AILAT के नाम से भी है, हाँ हाँ वो भी हाँ, हो और रहा है। अब ये CUET हुआ है, तो इसका भी लॉ अच्छा, का तो नहीं है इसमें, लेकिन कल को हो सकता है ये भी। Ma'am, हाँ उसमें LSAT भी is वो basically means law school admission test. It's LSAT. हाँ हाँ, लॉ स्कूल से, बट विच लॉ स्कूल्स फॉलो इट? इट्स Basically, ma'am, नॉट OP नॉट Jindal, ma'am, Jindal Global basically जिंदल follows that ग्लोबल तो school. करता है, पर और ये भी कई अमेरिकन institutions में add यूनिवर्सिटीज भी इसे ही फॉलो करती जी, हैं। सिर्फ जी वही जी नहीं है, और भी कई लॉ ऐड स्कूल हुए हैं एडमिशन LSAT में। टेस्ट, इवन मैं वहां बेनेट में थी, वो लोग भी इसे फॉलो करते थे, वो क्लैट को भी फॉलो करते थे, वो इस एलसेट को भी फॉलो करते थे। तो ये भी एक मोड है, बच्चों को पता होना चाहिए, और इसका कब टेस्ट होता है, दे ऑल पब्लिसाइज ऑन द वेबसाइट्स। ये मैम जो AILAT है, जो ऑल इंडिया लॉ इंटरेस्ट, ये हाँ नेशनल लॉ हाँ यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, हाँ, वो अपना अलग कंडक्ट करती अपना है। इंडिविजुअली हाँ, कराती है, तो इंडिविजुअल वो भी करती बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को है। हाँ, जानना चाहिए कि ये बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। टफ है, लेकिन बहुत करेक्ट। अच्छा इंस्टीट्यूशन है। दे राइट। शुड बी आइडिया, Right. जानना चाहिए। And they should also know that some universities go by on the basis of merit of their previous year's examination. जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक कुछ साल पहले तक they were following the merit, but now they've started having entrance test. And in Very fact, अभी उन्होंने 5-year लॉ शुरू करा जिसमें उन्होंने LSAT को फॉलो करा, which is something very strange, क्योंकि कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सॉरी, क्लैट को फॉलो करा है, क्लैट को नहीं फॉलो करती कोई भी सेंट्रल। क्लैट सिर्फ NLUs के बीच में है, और उसमें भी कुछ NLU जैसे NLU दिल्ली उसको नहीं फॉलो करते हैं, पर उन्होंने और दिल्ली अभी यूनिवर्सिटी में अब की बार फॉलो करा है क्लैट को। जी जी मैम बिल्कुल, और अभी सेट दिल्ली जो कॉमन यूनिवर्सिटी में। एंट्रेंस टेस्ट है हाँ। जी, वो भी अभी वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पर उसने उसको अडॉप्ट किया है अच्छा, कि उससे जो इंद्रप्रस्थ। आएंगे, अभी कई हाँ नई नई चीजें आ रही हैं हाँ, अभी नहीं, और वो ये और भी आएंगी, क्योंकि जो ये अभी चला है, इन्होंने कॉमन लॉ यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट जो ये CUET कर रहे हैं और कोर्सेज का, वैसे ही वो लॉ का भी चाहेंगे कि अक्रॉस द कंट्री एक ही टेस्ट कोई होना चाहिए, जी जी। लीविंग वेदर इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी। तो अभी इसके ऊपर ज्यादा नजर गई नहीं, ये भी होगा अभी थोड़े दिन में। यस मैम, ये एक्चुअल में ये 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में मैम ने कहा कि टीचर को आदत होती है काफी बताने की, तो थोड़ा बहुत आदत मुझे भी थोड़ी बहुत आ गई है, क्योंकि मैं भी इसे प्रोफेशन में, तो नहीं एक्चुअल नहीं, में फिक्स टाइम, तो वो थोड़ा सा ये टेस्ट के बारे में भी एक एक टाइम लगेगा उसको बताने में, लेकिन बच्चों को उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों को कि ये भी जितने भी पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या होता है, उसके लिए पढ़ना क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत लॉ जरूरी में एडमिशन तो हुआ नहीं है उनका, जब लॉ का एंट्रेंस दे रहे हैं तो उसके लिए लॉ बहुत नहीं पढ़ना होता है उन्हें। कई बार बच्चों को यही लगता है लॉ का टेस्ट देने जा रहे हैं तो लॉ पढ़ेंगे, भाई मैथ का देते हैं मैथ पढ़ते हैं, पर लॉ में ऐसा नहीं है, लॉ में उनको रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि अभी लॉ तो वो जानते ही नहीं है। तो वो लॉ के एंट्रेंस टेस्ट का उसका एक अलग ही सेशन होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना जी जी, होता है लॉ इसके के। क्या सिलेबस होंगे, क्या कंटेंट्स हाँ, होगा, क्या एब्सोल्युटली सिलेबस कैसे और क्या मेथोडोलॉजी होती है पढ़ने की, बिकॉज जनरली मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ही होते हैं, शायद जी राइटिंग जी, का कोई इंग्लिश का थोड़ा सा होता है कुछ जगहों पे, कुछ मोस्ट ऑफ द मल्टीपल चॉइस, राइट। एब्सोल्युटली। अदरवाइज पेपर इज मल्टीपल चॉइस ओनली। Sorry to interrupt. Thank you. So, dear students and participants, I would like to welcome now Mr. Aziz Ahmed to take up a bit of your time, and वो आपको कुछ चीजें शेयर करेंगे लॉ के बारे में, लॉ करियर्स के ऊपर और लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर। अजीज साहब ने MCA किया हुआ है जामिया हमदर्द से, और MBA किया हुआ है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, और LLB की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट रह चुके हैं, पूरे प्रोसेस को जानते हैं, एंड एक MNC में लास्ट 16 ईयर्स से ऊपर काम कर चुके हैं। अभी लॉ के प्रिपरेशन पे काम करते हैं, तो उनके कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो आई विल आस्क यू टू पे अटेंशन एंड प्लीज लिसन टू हिम, एंड प्लीज वेलकम अजीज साहब, ओवर टू यू। हुआ फाइनली, जब नहीं हुआ तो क्या करें, तो ये सब सिलसिला हमारे टाइम में जो उस दौर के लोग होंगे समझते होंगे। तो हम जब दिल्ली आए तो हमने तैयारी यूपीएससी की शुरू की, साथ में MCA भी किया, MBA भी किया। अब हमने देखा कि जब यूपीएससी का पैटर्न छूट रहा है कहीं ना कहीं या मिस हो रहा है फाइनली, तब हमने जिस दिन हमारा LLB का लॉ एंट्रेंस था उस दिन हमारा UPPCS का भी एग्जामिनेशन था। तो हमने UPPCS को साइडलाइन किया कि नहीं, UPPCS छोड़ते हैं और लॉ का एग्जाम देते हैं। तो हार्डली एक हफ्ते पढ़ा और लॉ हमारा वहाँ का क्लियर हो गया और हमने DU से लॉ किया। लेकिन जब हमने DU से लॉ किया, LLB किया, तब हमें मालूम पड़ा
क्योंकि हमारे लोगों को पता नहीं था, या आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है, कि अगर आपको यूपीएससी की तरफ ही जाना है, तो पहले जमाने में क्या होता था कि लोग ग्रेजुएशन करके आते थे, यूपीएससी की तैयारी करते थे, हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप बीए हिस्ट्री या जॉब मिलना भी मुश्किल हो गया। फिर कुछ सालों के बाद सेकंड ट्रेंड ये आया कि चलो बीटेक करते हैं, उसके बाद यूपीएससी करेंगे। अगर यूपीएससी में नहीं हुआ तो कम से कम बीटेक है, टेक्निकल साइड से आप बिलोंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने लॉ किया और एनालाइज किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि अगर आपको यूपीएससी ही करना है तो आप लॉ एलएलबी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करें और साथ में जुडिशियल सर्विसेज की भी तैयारी करें। वो क्यों? क्योंकि दोनों के जो सिलेबस होते हैं 75 to 80% कॉमन होते हैं। और अगर मान लेते हैं कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो या ना हो, अगर यूपीएससी में 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन 1000 लोगों का होता है। तो आपने 7 लाख वाले भी एग्जाम दिया और साथ में आपने जुडिशरी भी दिया, लेकिन जुडिशरी के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो वही होंगे जो एलएलबी ग्रेजुएट होंगे। तो आपका जो रेशियो ऑलमोस्ट हो जाता है 1:10 का, कि यहाँ 10 लोग बैठेंगे, यहाँ 1 लोग बैठेंगे। तो अगर आप तैयारी दोनों का करते हैं तो फॉर श्योर आपका जुडिशरी में पक्का आप कंपीट कर जाएंगे। और यूपीएससी में शायद ना हो आपका, तो जुडिशरी इज द, ऐसे कई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी और उन्हें एलाइड सर्विसेज मिल गया, पोस्टल सर्विसेज, तो उन्होंने पोस्टल सर्विसेज छोड़ करके एज ए उन्होंने बेटर ऑप्शन रहा कि उन्होंने सीजीएम ज्वाइन कर लिया जुडिशियल सर्विसेज के हिसाब से। तो ये कई लोगों को मालूम नहीं था, राइट। अब हम धीरे धीरे बहुत शॉर्ट में समझते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात कर ली। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ कितने तरह का होता है। तो एक तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 12th कर रहे होंगे या 12th पास होंगे या ग्रेजुएशन किए हुए लोग होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लोग 12th के बाद एलएलबी करते हैं, 5 इयर्स का बीए एलएलबी कर लें या बीकॉम एलएलबी कर लें, उसके बाद आप एलएलबी ग्रेजुएट हो जाते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, हायर स्टडीज की तरफ जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं वो एलएलबी 3 इयर्स भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो तो एलएलबी ग्रेजुएट हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? तो यहाँ पर मैं मार्क करने का जो डिफरेंस मार्क करने की बात कहूंगा कि आप एक 12th पास करके सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो कमांड बेसिकली हो सकता है इन जनरल फॉर्म में, वो क्रिमिनल लॉ पे हो सकता है, सिविल लॉ के कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे कि आप पे प्रॉपर्टी लॉ की बात करें उसमें हो सकता है, या कुछ एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन करूं कि एक लॉ ग्रेजुएट क्या वो इनकम टैक्सेशन देख सकता है, क्या वो इनकम टैक्स लॉयर बन सकता है, क्या वो साइबर लॉयर, आईटी लॉयर बन सकता है, तो कैसे? तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप बहुत सारे लॉ के प्रोफेशन में ऐसे लोगों को देखेंगे जो मल्टीपल वेरिएंट से आते हैं। और लॉ एक्चुअली क्या है? हर जगह लॉ है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लॉ इज एप्लीकेबल, लॉ इज एवरीवेयर। तो आजकल के दौर के हिसाब से पहले हमारा ट्रेडिशनल लॉ होता था, लेकिन आजकल के लॉ में आप देखेंगे जो लोग सीएस प्लस लॉ करते हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जो सीए प्लस लॉ करते हैं। या मान लीजिए मैं बहुत सारे केसेस देखता हूं, तो बहुत सारे साइबर लॉ के केसेस आते हैं। जब मैं साइबर लॉ कहूं तो उसको टेक्निकल शब्द में हम कह सकते हैं कि आईटी एक्ट 2000 और आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। लेकिन जहां तक आप देखेंगे आईटी कितना फास्ट ग्रो कर रहा है और आईटी एक्ट तो ग्रो ही नहीं कर रहा। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, बहुत ही सिंपल, जो कॉमन मैन आज के दिनों में बहुत फेस करते हैं, कि किसी के एटीएम से किसी का पैसा निकल जाता है। आप एटीएम में गए, कार्ड क्लोनिंग हुई, पैसे निकल गए। अब आपको ये नहीं पता कि आप क्या करेंगे और पैसे कैसे वापस आएंगे। आप थाने में जाते हैं, पुलिस वाला आपका सनहा लिख देता है, हमें लगता है एफआईआर हो गया है। लेकिन हमें समझना होगा कि एफआईआर, सनहा और कंप्लेंट में फर्क होता है। और आईटी एक्ट में बिना एफआईआर के आपका बैंक कंप्लेंट नहीं लेगा और एनसीपीआई से पैसे नहीं आएंगे। और सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आपका बैंक यूएसए में है और पैसा अफ्रीका से निकल गया है, तब आप क्या करेंगे? तो मैंने इस पे एक पेपर लिखा था, साइबर क्राइम एंड कॉम्प्लेक्स जुरिडिक्शन। तो आईटी एक्ट में क्या होता है कि आपका जुरिडिक्शन जो होता है वो ग्लोबल होता है। आपका अफ्रीका में पैसा निकल जाए, आप दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर इसलिए जरूरी है क्योंकि एफआईआर के बिना जो बैंक आपका वो कंप्लेंट प्रोसेस नहीं करता, और चूंकि पैसे बैंक नहीं, पैसे आपके नेशनल कॉर्पोरेशन पेमेंट्स ऑफ इंडिया से रिसीव होता है। ये अलग सी बात है कि एफआईआर करने के बाद जो पुलिस है वो क्रिमिनल को पकड़ पाए ना पकड़ पाए, बट एटलीस्ट आपके पैसे निकल आएंगे। लेकिन मान लीजिए ये केस आपका बिहार में होता, वहां थाने गए, आपने एफआईआर लिखा है, उसने लिखा ही नहीं। मैंने कहा थाने जाओ ही मत, आपको जो एफआईआर लिखना है, दिल्ली में ऑनलाइन एफआईआर होता है, आप उस पर एफआईआर कर दो, यहाँ 0 एफआईआर बन करके वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मैं मोटी मोटी बात समझने की बात ये बता रहा हूँ कि जो आईटी एक्ट है, जो आईटी लॉ है, जो साइबर लॉ है, वो इतना बड़ा वैक्यूम है। और ये वैक्यूम क्यों है कि जो इंजीनियर हैं वो लॉयर नहीं है
और जो लॉयर हैं वो इंजीनियर नहीं है। तो अगर इस गैप को जो लोग ग्रेजुएट यहाँ पे सुन रहे हो, या जो बीटेक्स हैं या इंजीनियर्स हैं, या जिनका प्लानिंग ऐसा भी है या तो हम 5 इयर्स लॉ करें या हम 4 इयर्स बीटेक करके फिर लॉ करें, तो इस फील्ड में काफी वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा वैक्यूम को शॉर्ट आउट करेगा, राइट। दूसरी चीज हम ये बात करते हैं कि हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम लॉयर बन जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, बट क्या क्या स्किल्स चाहिए आपके लिए? क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपकी एनालिटिकल अप्रोच है या नहीं है। जब आप कोई चीज सोचते हैं, कोई इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और जो इंटरप्रिटेशन है वो उस कंसेप्चुअल लाइन में है या नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अप टू मार्क है या नहीं है, लिसनिंग स्किल्स है या नहीं है। जब तक इन चीजों का, तो ये चीजें कभी कभी लोगों के बाई बर्थ वो स्कूल से आता है या आप इन चीजों को डेवलप कर पाते हैं, तो इन स्किल्स को आपको कैटर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, राइट। तीसरी चीज ये आती है कि खासकर जो मुस्लिम्स या जो माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स आते हैं, वो कई बार सोचते हैं यार हमें लॉ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा हमने बचपन से सुना है कि लॉ वाले तो झूठ बोलते हैं और ये करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आप गलत सही तो हर फील्ड में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर आप कोई भी केसेस देख लें, आपको बहुत सुन के मतलब ये होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट एक बार एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था जहां पे तीस्ता सवलकार जो गोधरा कांड का केस लड़ती थी, बीइंग ए सोशल लॉयर, आपको आपको ये बिलीव नहीं होगा कि जो मुस्लिम लॉयर्स हैं वो है नहीं जो इन तरह के केसेस देखे। तीस्ता सवलकार की जो शादी हुई है वो मुस्लिम से हुई है, पता नहीं वो किस धर्म को फॉलो करती है, आई डोंट नो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम में वो अच्छे लॉयर्स नहीं है। सेकंड चीज है, जब आप बात करते हैं कि हम कई सारे स्पीच सुनते हैं मस्जिदों में या कहीं भी, हमने शायद ही कभी ये स्पीच सुना हो कि जो पार्टीशन लॉ है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ अगेन जो इस्लाम के जो टर्मिनोलॉजीज है वहां से डिराइव है, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है। बट आप मुझे बता दें कि कितनी फैमिलीज में आप जब पढ़ेंगे इन शॉर्ट, अगर कि बेटी का हक अगर x होता है तो बेटे का 2x होता है। किसी भी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में 2x का कोई मतलब नहीं है अगर वहां पर x डिफाइंड ना हो। इससे क्या साबित होता है कि इट इज द राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड कि पहले आप लड़की को x देंगे, उसके बाद उसके भाई को 2x मिलेगा। बट जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि मोर देन 95% ऑफ मुस्लिम फैमिलीज में इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, और ना ही कहीं तकरीर में आती है। और लड़कियों को लगता है कि भाई ने दे दिया या मैंने भाई को छोड़ दिया, बट इट इज द राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू हैव x पर्टिकुलर x% फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, जो कि रिमेनिंग हो जाती है उनके वालिदैन के डेथ के बाद। मैं बहुत ही मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ। तो ये सारी फील्ड हैं। तीसरी चीज क्या होती है कि अगर आप लॉ करके प्रैक्टिस ना भी करें, लेकिन आप में होता क्या है कि देखिए किसी भी इंसान, मतलब हम जब आपस में बात करते हैं तो किसी भी दो आदमी में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर डॉक्टर हूं और आप अगर डॉक्टर नहीं है, या वैसे वर्सा आप डॉक्टर हैं मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो क्या होगा कि किसी भी आप डॉक्टर क्यों हैं? क्योंकि आपने वो एजुकेशन पाई है और आप में वो स्किल्स है। तो आपके स्किल्स के कारण और आपके एजुकेशन के कारण मैं आपसे चीजें पूछता हूँ। बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, आप किसी भी देश में अगर वहां के लॉ के बारे में जानते हैं आप, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर पाते हैं। आज मान लेते हैं आज के दिन में कोई पुलिस आपको आके परेशान करता है या किसी भी चीजों में आपको पकड़ के लेके चला जाता है, लेकिन अगर आप लॉ जानते हैं, अगर आपके पास वो नॉलेज है, वो स्किल्स है, तो आप कॉन्फिडेंटली खड़े होकर सवाल कर सकते हैं। जहां तक मैं बात करता हूं कि आप जब कोर्ट जाते हैं और लॉयर से ही करवाते हैं, ऐसा नहीं कि आपका जो केस है वो एडवोकेट ही लड़े। आप अगर सक्षम हैं तो अपना केस आप खुद भी लड़ सकते हैं। हम तो लॉयर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो चीजें हमें नहीं पता होती, इसलिए हम एडवोकेट, लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो आप परमिशन लेके अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। तो लॉ करने के बाद आप ज्यादा बेहतर सिटीजन महसूस कर पाते हैं और अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाते हैं। और लॉ हर जगह एप्लीकेबल है। आप किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी मौजू पे चले जाएं, तो वो आपको सेल्फ रिलिएंट बनाता है और आपको आगे कुछ करने के लिए ये करता है। तो मैं इन शॉर्ट ये समराइज करता हूँ कि चूंकि ये सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनके पास शायद फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, चूंकि इसलिए सपोर्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में मैं ये
कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अगर आप एनएलयू में पढ़ने जाएंगे तो आपको अच्छा खासा फीस देना पड़ेगा। अगर आप वो बीएड ना कर पाए तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जा सकते हैं, आप जामिया मिलिया की तरफ जा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है आजकल, तो इन्होंने इस साल से सीयूईटी एलएलबी के थ्रू एंट्रेंस कर दिया है। उसके पहले उनके अलग से एग्जाम हुआ करते थे डीयू के। उनके 3 सेंटर्स हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 एंड सीएलसी। एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं होता। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें 75% क्वेश्चन जनरल होते हैं, एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, और जो आपके 25% के अराउंड जो होते हैं वो लॉ से क्वेश्चन होते हैं। बट डीयू में ऑलमोस्ट ऑफ फ्री में पढ़ते हैं। जब मैं पढ़ा करता था तो 25,000 रुपये फीस थी 3 साल की, और किताबें भी मिली करती थी। तो जो ऐसे लोग हैं जो इतना एफर्ट ना कर पाए, तो डीयू या इन तरह के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो एक अच्छा ऑप्शन है। एनएलयू भी काफी अच्छा ऑप्शन है एजुकेशन वाइज, ये वाइज, लेकिन थोड़ा फाइनेंशियल अगर देखेंगे तो काफी वहां पर डिफरेंस हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके क्या कैटर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आप ये सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं शॉर्ट एंड समराइज रखता हूँ, जो कि बहुत सारी बातें हो गई, समय भी कम है, और फिर फैजी भाई प्लीज करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज अहमद साहब, आपने काफी रेलेवेंट चीजें और इम्पोर्टेंट चीजें रखी बच्चों के सामने, जो कि अभी सामने नहीं आई थी हमारे पास। तो मूविंग ऑन, आई विल इनवाइट एडवोकेट अफसर रजा ऑन टू द माइक। तो अफसर साहब के बारे में मैं थोड़ा सा उनका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर उसके बाद अफसर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्लैट के बारे में चीजें बताएंगे, और अफसर ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो चैट में आए हैं और जो फर्दर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उसको आंसर करेंगे। तो अफसर ने अपना बीए एलएलबी जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची में किया है, और अफसर अभी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं झारखंड हाई कोर्ट में, और अदर ट्रिब्यूनल्स में, सुप्रीम कोर्ट भी आना जाना होता है इनका। और इनको जो है बेस्ट टीम लीडर अवार्ड मिला है आईडीआईए के द्वारा। आईडीआईए भी एक एनजीओ है जो कि लॉ आउटरीच के ऊपर काम करती है। बड़े फेमस लॉ पर्सनालिटी इन्होंने, केरल के जो है, इन्होंने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो इनको लीगल आउटरीच के लिए स्टेट ऑफ झारखंड के अंदर ये अवार्ड मिला था। तो अफसर साहब, आपने जो है अभी इस सेशन में हमको काफी असिस्ट भी किया है, और इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने में भी एक पाइवोटल रोल प्ले किया है। So over to you now. थैंक यू। आप आगे बढ़ाइए सेशन। थैंक यू सो मच डियर पार्टिसिपेंट्स। आई विल टेक योर 10 मिनट्स। मैं बस देखिए कि लॉ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि जैसे ही एक बच्चा इस दुनिया में आता है, पैदा होता है इनफैक्ट, तो हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, राइट? और जैसे ही कोई आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाता है, टू वी नीड अ डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र। उसके बाद भी लॉ खत्म नहीं होता है। अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से मेरा प्रॉपर्टी डिवाइड होगा, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू लॉ के हिसाब से हमारा प्रॉपर्टी डिवाइड होगा। तो लॉ जो है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, लॉ जो है कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बहुत ही फेमस कोटेशन है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। डियर पार्टिसिपेंट, मैं जान रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी टायर्ड होंगे, इतना बड़ा सेशन है, बट मैं बहुत ही ब्रीफ रखूंगा अपने आप को। तो जैसा कि मैंने कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कानून नहीं जानते हैं तो ये एक एक्सक्यूज नहीं है। बहुत ही सिंपल, अगर हमको फिजिक्स नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बायो नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लॉ नहीं जानता है, भले हम वकील हो चाहे नहीं हो, दैट विल नॉट अमाउंट टू एक्सक्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात है, बिहार है, ड्राई स्टेट है, और हम एक झारखंड के निवासी हैं, डोमिसाइल है हमारा, और हम वहां जाके शराब पीते हो, कहते हैं अरे हमारे यहाँ तो लिकर लीगल है, तो हम ये डिफेंस नहीं ले सकते हैं। मतलब आपको वहां लॉ ऑफ द लैंड जानना है। एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इस पे। एक आदमी था, वो आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से किसी और कंट्री में गोल्ड लेकर जा रहा था। मतलब कि स्विट्जरलैंड में भी और जिस कंट्री में वो लेके जा रहा था वहां भी गोल्ड, दोनों जगह लीगल था इतना अमाउंट कैरी करना, या आपने देखा हो कस्टम पे। लेकिन मीनवाइल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एयरपोर्ट पे वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे वो गाड़ी जो फ्लाइट थी वो लैंड अप की। जब वहां पे कस्टम ऑफिसर्स ने उनको चेक किया
तो कहा कि भाई जो इंडिया में जितना बाहर कंट्री से गोल्ड लेकर आते हैं उस लिमिट से बाहर है। तो बोला भैया हम तो जिस कंट्री से आ रहे हैं और जिस कंट्री जा रहे हैं दोनों जगह लीगल है। तब ये मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जहां आप जा रहे हैं वहां तो ठीक है और जहां से आप ले रहे हैं वहां भी ठीक है, लेकिन जहां जहां से आपकी फ्लाइट जा रही है आपको ये भी प्रिज्यूम करना कि अगर लैंड अप करते हैं उस कंट्री में भी जो है वो चीज लीगल होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो लॉ के बारे में जानना हर लोगों को है। अब जैसे आपने सुना होगा एक बहुत ही फेमस कोट है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब अगर कहीं भी किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए, जस्टिस के लिए हर जगह गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिएगा कि एकदम प्रैक्टिसिंग सेक्स में बताते हैं कि अगर हम किसी थाना में जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, मेरे अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, मेरे घर में चोरी हुआ है, डकैती हुआ है, या मेरे कोई फैमिली मेंबर की हत्या हो जाती है, हम थाना में गए और पुलिस जो है FIR नहीं लिख रहा है, तो क्या प्रोसेस है आगे का? जनरली अगर पिटी ऑफेंसेस है, छोटा मोटा ऑफेंस है, चोरी का ही है या कुछ है, तो देखिए कि थानेदार FIR लिखता ही नहीं है। तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई अब FIR लिख ही नहीं रहा है तो हम लोग क्या करें। तो जैसे ही अगर थाना में FIR नहीं लिख रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप वहां के SP को, जिला के SP को आप आवेदन से लिखित में जाकर के SP को आवेदन दे सकते हैं कि श्रीमान मेरे साथ ये घटना हो रहा है, और उसका सूचना देंगे तो SP खुद FIR लिखेगा या फिर वो कंसर्न थाना में FIR को भेजेगा FIR रजिस्टर्ड करने के लिए। अगर मान लेते हैं कि कोई बड़ा आदमी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हमारे साथ कोई क्राइम करता है, अगर SP भी नहीं लिखता है, तब फिर हम सीधे कचहरी सिविल कोर्ट जाकर के कंप्लेन केस फाइल करेंगे। लेकिन ये लॉ हमको मालूम होना चाहिए। अगर थाना में भी गए तो सुप्रीम कोर्ट का ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में साफ साफ गाइडलाइन दिया गया है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, कुछ कुछ को छोड़ के, मैट्रिमोनियल को छोड़ करके या और भी कोई मेडिकल डॉक्टर्स का छोड़ करके, अगर कोई ऑफेंसेस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर्ड FIR। उनको आप इतना समझा दीजिएगा कि ललिता कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आपने पढ़ा है, तब देखिए उसका। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी चीज कुछ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें कि हमको लॉ जानना है। तो अभी जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं और जो भी लोग हैं, ये जाने कि लॉ जो है एक करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करियर प्रोस्पेक्टिव है जहां पे बच्चे लोग को आना चाहिए। अभी देखिए एज पर 2022 का जो डेटा रिकॉर्ड है, हमारा 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिफरेंट सिविल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, सबको मिला करके। मतलब ये है कि केसेस बहुत है। अगर आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, आज हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। लेकिन ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है कि अगर आप अच्छे वकील हैं, मेहनती वकील हैं, तो काला कोट पहनकर अगर आप कोर्ट जाइएगा तो कुछ पैसा जरूर लेके आइएगा। सेकेंडली कि अगर आपके सोसाइटी में कहीं इनजस्टिस हो रहा है, अगर मान लेते हैं कोई आया है आपके यहाँ, सर्च देखते हैं बहुत सारी इंसिडेंट होती है कि आपके यहाँ क्या खाना बना है वो भी चेक किया जा रहा है, तो आप कम से कम काला कोट पहनकर बाहर तो निकलिए, कहिए कि भाई आप किस आदेश से आए, क्या सर्च वारंट आप लेकर आए हैं हमारे पास। तो हम लोग पुलिस को देखते ही डर जाते हैं। डरना नहीं है, दे आर पब्लिक सर्वेंट। आपको आपका अधिकार मालूम नहीं है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हम DM को, SP को, थानेदार को बहुत बड़ा चीज समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि हमको अपने राइट्स नहीं मालूम है। इस डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल अगर कोई होता है तो वो इंडिविजुअल होता है। वो एक ह्यूमन का जो राइट है वो सबसे ऊपर है, लेकिन हमको उसको जानना है। सेकेंडली हम लोग को करियर ऑप्शन में, जैसा कि मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया, सर ने भी ब्रीफ किया है, तो क्लैट लॉ जो है आप इंटर के बाद भी 5 ईयर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जो बच्चे कर लिए हैं वो भी कर सकते हैं। इंटर से कोई भी स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो इसमें आ सकते हैं। 45% आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी में हो। अगर कोई ग्रेजुएशन भी किसी स्ट्रीम से किए हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। तो आने के बाद इसमें शर्त ये है कि आपके पास वो जज्बा होना चाहिए कि हमको अपने लिए या समाज के लिए कुछ करना है, और नहीं तो फिर आपका इंडिविजुअल जॉब भी है। बहुत सारे मैम ने ही बताया, आप बैंक्स जितने भी हैं, सारे बैंक्स जो है वो लीगल एडवाइजर रख रही है। जितनी भी MNCs कंपनी है वो भी एक लीगल एडवाइजर रख ली। मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में आ रही है तो वो इंडिया के लॉ के हिसाब से काम करेगी, तो वो अपना लीगल एडवाइजर रख रही है। इनफैक्ट बहुत सारे रेगुलेशंस हैं कि आपको लॉ ऑफिसर रखना ही रखना है। तो ये जो मार्केट है ये ओपन डोमेन है और ये बहुत ही बूमिंग एरिया है। मतलब लॉ अभी दिन ब दिन डेवलप करते जा रहा है। हम लोगों ने हेल्थ लॉ पढ़ा है, स्पेस लॉ पढ़ा है,
कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा है, तो ये एक बहुत ही, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, ऐसा कोई भी डोमेन बचा हुआ नहीं है। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स लीगल एडवाइजर रख रही है, तो ये एक बूमिंग एरिया है, आप इसमें अच्छा करेंगे। शर्त यह है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, आप इसमें जितना ज्यादा, जैसे मैम ने कहा कि फर्स्ट ईयर से ही आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स अच्छा लगेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगेगा, तो जब आप 5 साल की जर्नी को कंप्लीट कीजिएगा, या ग्रेजुएशन कर लिया तो 3 साल की जर्नी को कंप्लीट कीजिएगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको किस फील्ड में जाना है। और ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आप अगर मेहनती हैं तो आप इनिशियल 2-3 इयर्स 5 इयर्स अगर आप अच्छे से एक्सपेंड करते हैं तो एक अच्छे लॉयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जहां भी है वहां पे जा सकते हैं। अगर आपका जज बनने का ख्वाहिशमंद है कि भाई मुझे एक रुतबा वाला जॉब करना है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता दूं तो ये भी एक ऐसा जॉब है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे लॉयर हैं जो पर हियरिंग 10-10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। पर लॉयर ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ रुपया पर डे कमाते हैं। अब हमको बताइए कि कौन ऐसा प्रोफेशन है जो, मतलब हम बिजनेस मेरा नहीं हो, हम अपने स्किल से करना चाहते हो, तो बहुत ही कम ऐसा जॉब है जहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया पर डे कमाया, लेकिन उसके लिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो लॉ एक ऐसा डोमेन है जहां पे हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एजुकेशन के लिए आप कहीं भी जाइए, एक मिथ भी जुड़ा हुआ है कि मुस्लिम्स में, जैसा अजीज भाई ने कवर किया कि भाई झूठ बोला जाता है, तो नुजरत मैम ने बहुत अच्छे से इसको बताया कि लॉ में खुद ही इतनी सारी जगह है कि जब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। जैसे अजाब कसमल का जो केस था वो तो क्लियर कट था कि हाँ भाई उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका ट्रायल हुआ क्योंकि हमको वर्ल्ड को एक मैसेज देना था कि इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग यहाँ पे एक ट्रायल चला करके ऑडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब हियर द अदर साइड, उसके पक्ष को सुनकर फैसला किए। वरना वो तो बहुत ही क्लियर कट केस था, उसको तुरंत हैंग कर देता, लेकिन फिर भी उसका ट्रायल हुआ, उस पर सरकार का लाखों लाख रुपया खर्च हुआ। क्यों? क्योंकि हमको वर्ल्ड को एक मैसेज देना था कि नहीं, इवन इफ ही इज कल्प्रिट, ठीक है, हम उसको प्रॉपर मौका देंगे, उसके पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद ही हम सजा देंगे। तो ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है। तो इस, मैं ज्यादा समय ना लूंगा, ऑलरेडी हम लोग काफी डिले हो चुके हैं। तो हम लोग का जो सेशन है, जो सीटैक का है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, हम लोगों ने क्लैट का 20 सितंबर से एक क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और अगर हम लोग के पास अच्छे आउटपुट्स रहेंगे तो वी विल कैरी फॉरवर्ड टू CUET एज वेल। तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से, कोचिंग की टाइप के होने के साथ, वीक में 5 डेज क्लासेस होंगे, मॉक्स होंगे। जो भी अभी हमको सुन रहे हैं, तो आप ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, जो सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस है, उन्होंने लिंक दिया है, आप उस पर रजिस्टर करेंगे। बहुत ही नॉमिनल फी में हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, उनके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और सेकेंडली, अगर कोई फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, उनको हम फ्री में ही पढ़ाएंगे, जो जितना दे पाते हैं वो देंगे। बहुत ही नॉमिनल फी 3500 पर मंथ और 10,000 रुपीज रखा है इन्होंने फी। हम लोग रेगुलरली गाइड करेंगे उनको। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे लीगल अलुमनी जो हैं, जो अच्छे फील्ड में, जो मास्टर्स अब्रॉड से करके आए हैं या जो अभी इंडिया में अच्छे पोजीशंस पे हैं, उनका मोटिवेशनल सेशंस लेंगे। तो लॉ, बस मैं सम अप करना चाहूंगा कि लॉ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्थ से, जैसे इंसान पैदा होता है और एंड मरता है, तब तक लॉ काम करता है। और उसके बाद भी आपका डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का जो मामला है, तो लॉ हर चीज में शामिल है। मतलब कोई भी चीज आप सोच लीजिए, स्पेस लॉ सोच लीजिए, मेडिकल, हेल्थ, हर जगह लॉ है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छा जरूर कीजिएगा। और जरूरत है, अच्छे बच्चे की जरूरत है लॉ स्कूल में। लॉ स्कूल इसीलिए बना ही है कि हम इसको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मींस इट्स अ सिमिलर टर्म्स फॉर IITs एंड IIM और एम्स। ये जो है, जिस तरह से IIT इन इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसी तरह ये लॉ इन IIT को NLUs बोलते हैं। जो क्लैट बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उनको 5 साल का एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जर्नी होता है। बच्चे को हम लोग ट्रेन करते हैं, पढ़ाते हैं, वो लोग मीटिंग कराते हैं कि कैसे कोर्ट रूम में बहस किया जाता है, हर मंथ में इंटर्नशिप कराते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कैसे मैं करूं, ज्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर दूं? अफसर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इकराम साहब, सबसे पहले तो आपको जुडिशरी का जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपना टारगेट स्टेट देखिए कि मेरा टारगेट स्टेट कौन सा है, बिहार है, झारखंड है, यूपी है। उसके बाद आप उसका सिलेबस निकाल लीजिए। और जुडिशरी के एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको बेयर एक्ट्स को मगअप कर लेना है। मगअप इन द सेंस रटना नहीं है, पूरे अच्छे से उसको समझ लेना है कि वो कहता क्या। दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी स्टेट यूनिवर्सिटी प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस के लिए आपको थोड़ा आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, बट फर्स्ट स्टेज इज
प्रीलिम्स, अगर जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो हम मेंस की बात ही नहीं करेंगे। तो जुडिशरी 3 स्टेजेस का होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेज जो है प्रीलिम्स का, अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस स्टेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप उनका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद बेयर एक्ट को मगअप कर लीजिए, अच्छे से उसको गो थ्रू कर लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए। दैट इज सफिशिएंट इनफ टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम। और फिर जब आप मेंस में जाइएगा, अगर आपका हो जाता है तो यू हैव टू डू आंसर राइटिंग, केस लॉ पढ़ना पड़ेगा आपको। शुक्रिया अफसर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द बेस्ट 3 कॉलेजेस फॉर एलएलबी एंड व्हाट आर देयर एलिजिबिलिटी? 3 colleges, so we have more than 1500 colleges in India, so I cannot name them, but the topmost college is National Law School Bangalore in West Bangalore. We also have GLC Mumbai, Government Law College Mumbai, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखिएगा तो NLSIU बेंगलुरु है, नालसार हैदराबाद और NUJS कोलकाता देयर और NLIU भोपाल, देयर इन द टॉप मोस्ट लॉ स्कूल है। मैंने भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ किया है, सो दिस इज ऑल्सो अ पैरेलल गुड यूनिवर्सिटी। सो अगर आप बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तो टॉप 3 और स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, GLC, ये सब कॉलेजेस अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम जज अक्रॉस नेशंस। बहुत सारे जजेस BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के हैं, जामिया के हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूसिंग सो मेनी जजेस इन UP एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू फिगर आउट कि मुझे करना क्या है। एक थोड़ा सा क्यूरियस सा सवाल है, if I want to become a barrister, do I have to do it from LLB in UK? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोग को इंडिया में जो लॉ कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद लॉ कर लिया तो मेरे नाम के आगे लॉयर लग जाएगा, और जैसे ही हमने स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करा लिया और उसके एग्जाम को पास कर दिए तो यहाँ एडवोकेट कहते हैं। सेम गोज इन इंग्लैंड, अगर आप वहां से लॉ की पढ़ाई किए हैं, ठीक है, तो फिर ऐसा कुछ नहीं कि बैरिस्टर बनना है तो आप वहां पे जाइएगा तो वहां पे कीजिएगा, तो वहां पे आपको यहाँ एडवोकेट कहते हैं, वहां बैरिस्टर करते हैं, बस दिस इज द डिफरेंस, और कोई मेजर डिफरेंसेस मेरे हिसाब से नहीं है। शुक्रिया अफसर। नेक्स्ट अप आफरीन का सवाल है। आफरीन ने ऑलरेडी हाथ रेज किया हुआ है। प्रैक्टिसिंग और जुडिशियरी, देखिए बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो लीगल एडवाइजर रखते हैं, वो उनको कोर्ट से मतलब नहीं, उनका बस यही काम होता है कि वो कंपनीज का जो भी फाइल्स आता है उसको ब्रीफ करेंगे। सेकेंडली ये है कि टीचिंग इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन, ठीक है, आप मास्टर्स कर करके टीचिंग लाइन जो है वहां जा सकते हैं। बहुत सारे NGOs जो है वो भी लॉ ग्रेजुएट्स को लगते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम वो करते हैं, जैसे सर्वे करना हो गया किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अभी आपने देखा होगा कि नीति आयोग जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट लाया था कि जो मतलब आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो नीति आयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू से ये कंसेप्ट आया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ADF का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप। उनका सैलरी 80,000 के आसपास है और उनका ये काम था कि डिस्ट्रिक्ट को हम कैसे क्या क्या मतलब प्रोग्राम्स करके एजुकेशन में, हेल्थ में, सैनिटरी नैपकिन्स में, किसी तरह से हम उसको एजुकेशन में और हर ओवरऑल डेवलपमेंट करें। तो लॉ सिर्फ लॉयर और जुडिशरी को छोड़ करके आप टीचिंग जा सकते हैं, किसी NGOs के साथ काम कर सकते हैं, किसी बैंक में लीगल एडवाइजर का जॉब्स कर सकते हैं, इन हाउस काउंसिल का काम कर सकते हैं, तो बहुत सारा ऑप्शंस हैं। मैम ने ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस बताए हैं, फिर जो है अफकार साहब ने भी और कई सारे ऑप्शंस बताए हैं, तो आप वेबिनार को भी दोबारा रेफर कर सकते हैं, उसमें कई सारे ऑप्शंस बताए गए हैं। आफरीन जी, मैंने अपना ईमेल भी आपको मैसेज कर दिया है, यू कैन गेट इन टच विथ अस, नो प्रॉब्लम। और CTEC का भी ईमेल एड्रेस है, तो आप लोग हमको रीच आउट कर सकते हैं। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लॉ स्कूल आल्सो, आई हैव आल्सो ड्रॉप माय नंबर, ठीक है, तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इफ यू नीड एनी हेल्प आई विल गाइड यू। एक सवाल ये है, व्हाट आर द बेस्ट लॉ स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, अरब में, UK में, USA में?
देखिए देखिए, गर्ल्स और बॉयज के लिए तो हम ये नहीं कहेंगे, इंडिया में जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गर्ल्स ही ज्यादा है। इनफैक्ट मैं जिस बैच में था वहाँ पे हमारे यहाँ बॉयज से ज्यादा गर्ल्स ही थी। गर्ल्स अब ज्यादा इस करियर को ऑप्ट कर रही हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल ये है कि हम अब्रॉड में कैसे जा सकते हैं, ठीक है, तो जितनी भी यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज है, जैसे यूनिसेफ हो गया, ठीक है, जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन फंड पे काम करती है, ठीक है, यूनेस्को हो गया, तो दे ऑल्सो हायर गुड लॉयर्स, ठीक है, जिनके पास 4-5 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है और उन्होंने इस फील्ड में काम किया हो, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू सेंड योर सीवीज कि आई हैव माय एक्सपर्टीज इन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड और इन्वायरमेंटल फंड एंड आई हैव डन सो मच PIL, मैंने इतना काम किया है। तो बेस्ड ऑन देयर क्राइटेरिया दे विल इंटरव्यू यू and they pay you a very good amount, like I'm saying you more than crore package they provide annually. शुक्रिया आप सर। मोइन ने हैंड रेज किया हुआ है काफी टाइम से, मोइन को मौका देते हैं। मोइन, हाँ। अनम्यूट योरसेल्फ and ask the question. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am actually in a teaching field, but I am very interested in law field. So I am interested in Waqf Board law or Islamic law. Is there any career opportunity that we cannot do a graduation in law and we can do that? Is there any particular or PhD in Islamic studies or something? I don't know, like how I can do something in law. Yeah. Thank you for the question. But the point is that see, WAF is covered under Muslim law and there is a separate chapter we used to study in our law school days ki WAF ka hai. But as you said कि you don't want to go do law, but आपको चाहिए कि मैं WAF पे, तो there are some universities they offer diploma courses in Islamic law, inheritance, Islamic laws, and there are some university in abroad as well. They basically, How can I get the guidance for this? Like, even I you can just go to need- abroad and do PhD if they allow from different subject, you can do the PhD. So if I can go for that. See, as for PhD, you must have master's degree for doing PhD, and secondly, you have to regularly check the website. They used to provide a scholarship as I well. have a master degree in political science and history. Great. And Then yes, so the I have point a is that double master. you may drop your email address and phone number to tag, and we will try to find out the good. पर्सनल लॉ में भी मास्टर डिग्री आप स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं। हाँ. So of course, sir is answering. Yes, sir. Please continue. So how I can get your number to connect directly? Like, जस्ट लेट मी गिव द आंसर कि आप चाहती हैं कि वक्फ बोर्ड और इनहेरिटेंस पे एक्सपर्टीज हो, तो आप अगर लॉ में करना चाहते, ऑब्वियसली आपको पहले अगर लॉ कर लेती हैं LLB, तो मास्टर डिग्री आप फैमिली लॉ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एंड फैमिली लॉ स्पेसिफिकली इस्लामिक लॉ में वक्फ बोर्ड से रिलेटेड इश्यूज और इनहेरिटेंस पे आपका कमांड होगा और उस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। कई लोगों ने वक्फ पे रिसर्च किया है, वक्फ रिलेटेड इश्यूज पे, इस्लामिक लॉ में क्या प्रॉपर्टी राइट्स उस पर रिसर्च किया है, तो आप उसमें जा सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज भी है, एज अफसर ने कहा, वो भी ऑप्शन है। आप इसके अब्रॉड में भी ऑप्शन होंगे, ऑब्वियसली बात है, इंडिया में भी, बाहर में भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। लॉ फर्म कई फैमिली इश्यूज से रिलेटेड है, तो वहां आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डिवोर्स, इनहेरिटेंस, वक्फ से रिलेटेड इश्यूज जो है सॉल्व किए जाते हैं। आप वहां भी thank you very much, sir. But I have already done double master, so मोइन, again मैं I need अगर to एक चीज do ऐड कर credit. पाऊँ, Please, Aziz मोइन, bhai, please. मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि मोइन कुरैशी जो है उनका लॉ का बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन लॉ में वो एक्सपर्टाइज क्रिएट करना चाहती हैं, करेक्ट? ये Yes, sir. क्वेश्चन है आपका, है ना? तो एक Definitely. तो ये है कि जिनके पास LLB है, LLM है, वो पर्टिकुलर कोर्स या सब्जेक्ट या PhD का टॉपिक चूज कर सकती हैं। आपका जो मास्टर्स है शायद वो सोशल एक्टिविटीज से कुछ है, राइट? तो आपके I लिए have done सजेशन history and English master in history politics. पॉलिटिक्स, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप PhD की, देखिए आप PhD करने के बाद लॉ प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते कोर्ट में, राइट? लेकिन आप अगर PhD उस सब्जेक्ट में करती हैं जो कि सोशल इश्यूज और मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है, आपको ऐसा टॉपिक चूज करें, फॉरगेट सब्जेक्ट कि वो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है या लॉ है, यू आर डूइंग PhD ऑन ए पर्टिकुलर कोई भी जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, उसमें आपने टॉपिक ले लिया है जो मुस्लिम सोशल इश्यूज के बारे में है,
और वहां उस रिसर्च को आप करके कि मुस्लिम में जो बैकवर्डनेस है वो कैसे ठीक हो, वो कैसे ठीक Exactly, होगा, sir. वो Sir, मुस्लिम one लॉ की minute. तरफ से ठीक होगा, हाँ. उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के राइट राइट, आप बिल्कुल एडवाइजर हो सही। सकते हैं वक्फ बोर्ड वगैरह में I या am कहीं भी। already working as a social worker in Delhi, Correct. and we have a huge group in Delhi, those who are having a lawyer. So I don't want to practice as a lawyer, but I want to know the issues of social. You'd like to be the expert. So if you're choosing PhD, choose the topic related to Muslim women, and you Yes, could be sir. the expert who will guide the lawyer for Yes, the I practices. exactly want to do this, Interdisciplinary and I approach don't have रखना any idea पड़ेगा। about it. Correct. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना पड़ेगा, इंटरडिसिप्लिनरी चूज करना पड़ेगा Correct. Correct. रिसर्च का टॉपिक, तो उससे आपको काफी आसानी मिलेगी। देखिए मैडम क्या है कि बहुत सारे लॉयर्स ऐसे हैं जो जिनको लॉयर्स कहते हैं, वो कोर्ट नहीं जाते। जैसे कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट नहीं जाते, वो क्या करते हैं, उनके एडवोकेट जाते हैं जो डिफरेंट लॉ। वैसे मान लीजिए एक कंपनी है, कोई भी टाटा कंपनी है, टाटा मान लीजिए टीसीएस जो है वो आईटी फर्म में काम करती है, तो उनका एक लीगल टीम होता है जो कि केपीएमजी को हायर करते हैं लीगल लॉ की चीजों को इश्यूज देखने के लिए। जो कि टीसीएस अपने आईटी पे काम करती है, जो भी लीगल इश्यूज होती है वो केपीएमजी को दे देती है। तो जो उसके अंदर लॉयर्स काम कर रहे हैं टीसीएस में, वो लॉयर्स हैं। तो आपके केस में क्या होगा, आप एक्सपर्ट होंगे मुस्लिम वुमेन के लिए, और आपके केस को फाइट करने के लिए जो ड्राफ्टिंग होंगी वो आप करेंगे, और आपके एडवोकेट कोर्ट जाएंगे। So you can't be lawyer or advocate, but you are the expert. You will be the Yes, expert on that particular what subject. you said, I exactly want to do that. And क्या मैं आपका नंबर और नाम जान Yeah, सकती हूँ? बिल्कुल. My आप name chat is पे Aziz. डालिए You please. can write my number as 9899. Sir, आप chat पे लिखेंगे please. मैंने चैट पे लिख दिया है, मैं Okay, रिटाइप sir. कर देता हूँ। Okay, thank you very much. एक थोड़ा सा रेलेवेंट सवाल है हम लोगों के लिए, वो ये है, हाउ मच टाइम डू वी थिंक वी नीड फॉर क्रैकिंग द लॉ एंट्रेंस एग्जाम? कितना समय लगता है इसको करने में? देखिए 4 to 5 hours of study per day will suffice everything. Like during my law school, during my law preparation, I used to devote 4 to 5 hours. First of all, you have to figure out कि भाई क्लैट की सिलेबस क्या है, या जो भी आप पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट कि भाई वहाँ पे वो क्या क्या पूछते हैं। देन यू हैव टू बाइफ्रिकेट योर टाइम कि भाई आज मैं लीगल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, करंट अफेयर पढ़ूंगी। सो 4 to 5 hours पर डे इज मोर देन सफिशिएंट। एक दिन आप बीच में मॉक्स के लिए निकालिए, बट दैट नीड टू बी कंसिस्टेंट। आप ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा फिर ये हो गया, तो कंसिस्टेंट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप 4 से 5 घंटे की पढ़ाई को अगर अच्छे से करते हैं डेडिकेशन के साथ, तो क्लैट इज नॉट अ बिग डील। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा आप ऐड कर लीजिए पहले। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि जिसका स्कूलिंग अगर अच्छी है क्लास 10 तक, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज या एप्टीट्यूड, तो उनके लिए बड़ा इजी गोइंग हो जाता है। करेक्ट अफसर, इफ आई एम राइट? अगर कंसेप्चुअलिटीज उनकी अच्छी है, स्कूलिंग बैकग्राउंड उनकी अच्छी है। आई एग्री बाय यू। एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एलएलबी इंडिया करने के बाद एलएलएम के अपॉर्चुनिटीज क्या है अब्रॉड में? आई विल स्ट्रेस हियर कि हम लोग एलएलएम अब्रॉड के ऊपर सेशंस कराएंगे आगे के वीक्स में, आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी। आई जस्ट वांट टू ऐड 2 थिंग्स कि जो भी एलएलबीज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो अभी रिसेंटली 12 सितंबर से शिवनिंग स्कॉलरशिप शुरू हुआ है, जो यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उसको पूरा कंप्लीट फंड करती है। आपके पूरे स्कूल की, लॉ स्कूल की फीस, एमबीए की, रहने का, खाने का 5000 रुपीज पर मंथ, मतलब वहाँ का जो भी पाउंड में है वो आपको हर मंथ मिलेगा। आने जाने का, ट्रैवल एक्सपेंसेस, हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग विल बी डन बाय that particular scholarship. So बहुत सारे ऐसे scholarships हैं। अगर if you are good in academics during your law school days, you have good publications, you have written good number of books, ठीक है, you have done good social services, ठीक है, so you can apply for that particular scholarship examination, and definitely they'll take you up for the LLM courses. शुक्रिया आप सर। एक थोड़ा सा मिथ टाइप का सवाल है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में लॉ ये पॉसिबल है क्या? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। नहीं, कॉरेस्पॉन्डेंस से लॉ नहीं होता। आजकल कई लोग क्या करते हैं, जैसे ये कराते हैं बीए इन साइबर लॉ या समथिंग, बट वो एलएलबी नहीं, यू कांट प्रैक्टिस। एलएलबी इज ऑलवेज फुल टाइम। सर आई विल स्टार्ट कंक्लूडिंग दिस सेशन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल थैंकिंग हमारे सारे स्पीकर्स एंड चीफ गेस्ट्स जिन्होंने काफी वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं। आई थिंक दे विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप लॉ एज ए प्रोफेशन नहीं भी चूज करते हैं, नहीं भी जाते हैं, तो आपको आई थिंक काफी चीजों की अवेयरनेस हुई होगी जिसका लॉन्ग टर्म फायदा होगा। जैसे अफसर ने आपको बोला कि क्या कहते हैं, आप एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते हैं। आपको लॉ नहीं पता है तो डजंट मीन कि आपको जो है उससे निकल जाएंगे। तो
इन सब चीजों को जो है काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखी गई हैं एंड आई बिलीव कि आपसे लॉन्ग टर्म आपके लिए काफी फायदा होगा। तो इसी के साथ साथ सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और हमारे स्पीकर्स हैं, उन सबको मैं शुक्रिया करता हूं, थैंक करता हूं सीटैक की तरफ से कि आपने ये सेशन अटेंड किया और सेशन में पार्टिसिपेट किया और इसको एक सक्सेस बनाया। थैंक यू एवरीबॉडी।